Good morning, everybody. Friends, now we are going for the most important session of your syllabus and perhaps the last chapter. That is what the basic concepts. Basic concepts and accounting theory we are going to discuss. मतलब आप मान सकते हैं कि हमारी गंगा जो है ना उल्टी बह रही है, क्योंकि हमने सभी प्रैक्टिकल चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम लोग समझने वाले हैं टुडे द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जो कि आपके स्टडी मटेरियल में भी पहला चैप्टर जो दिया हुआ है मैं बिल्कुल एंड में उसको डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज वाई सर, ऐसा क्यों है? इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो थियोरेटिकल पार्ट है उसके बारे में पहले आप एक बात समझ लीजिएगा कि थियोरेटिकल पार्ट जो है वो मेरे हिसाब से तो भी कम से कम सभी पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही आप अच्छे से को समझ पाएंगे। एटलीस्ट जो एग्जांपल, जो सिचुएशंस मुझे आपके सामने रखने हैं वो आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पूरा एक बार सिलेबस गो थ्रू हो जाए। उसके बाद कुछ चीज़ें आपके सामने ला के रखूँगा कि भाई ये चैप्टर में हमने ये देखा था, इस केस में हमने ये देखा था, तो देन इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो वो चीज़ों को समझना बड़ा आसान रहेगा उस केस में। नाउ वन थिंग इज दैट विथ रिस्पेक्ट टू द थ्योरी, अगर आप खुद अपने मटेरियल में से अगर आप पढ़ेंगे या फिर जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं अगर आप खुद इसको पढ़ेंगे तो वैसा समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ में कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप चीज़ों को ज़रूर समझेंगे। और एक बात, आपको जो थ्योरी के लिए जो कुछ भी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, माई वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज़ डू नॉट रेफर दैट मटेरियल। उसमें से आप कुछ भी ना पढ़िए सर। जितना मैंने आपको मटेरियल बना के दिया हुआ है, जितने थ्योरी मैंने आपको दी हुई है उतनी ही आप पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, वैसे अगर आप अकाउंटिंग पेपर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यू विल फाइंड कि जो पहला क्वेश्चन आपका आता है 20 नंबर का होता है जो कि थियोरेटिकल होता है, और बाकी का 80 मार्क का जो पेपर होता है वो प्रैक्टिकल होता है। अब तक सिर्फ एक जगह पर प्रैक्टिकल इसमें मशीन आर मेथड के बारे में एक बार थ्योरी क्वेश्चन आया था 4 मार्क का, अदरवाइज पूरा 80 मार्क का प्रैक्टिकल पेपर होता है और स्टार्टिंग का 20 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है। इस 20 मार्क का जो थ्योरी पेपर है इसमें भी 12 नंबर जो होते हैं ना, दिस इज रिजर्व फॉर ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। तो जितना कुछ भी आपके सिलेबस में अलग अलग सिचुएशन बेस उसके अंदर ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं, जो आपको अब तक के आपने जो कुछ अकाउंट्स के अंदर सीखा है उसके बेसिस पर आप डेफिनेटली उसको टैकल कर पाएंगे श्योरली। ठीक है, मतलब मैं एक बात तो आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि वो जो 6 आते हैं ना सर, उसमें से 4 के तो आंसर आप बड़े आराम से लिख पाएंगे। एक हाथ दूसरा तो घुसेगा सर, एक हाथ दूसरा तो आपको आड़ा टेढ़ा आएगा। इसका मतलब जो आज हम थ्योरी का डिस्कशन करेंगे उसमें से वो 12 मार्क के लिए तो आपको कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। वो जो कुछ भी अब तक आप लोग कर चुके हैं, मे बी कोई उसके अंदर क्वेश्चन एक आधा डेप्रिसिएशन का आएगा, कोई बुल्स ऑफ एक्सचेंज का होगा, कोई कंसाइनमेंट का होगा, कोई पार्टनरशिप का होगा, कोई कंपनी अकाउंट से रिलेटेड होगा सर, समथिंग लाइक दैट, जो कि आपके जाने पहचाना है। अब रहा सवाल सिर्फ 8 मार्क के थ्योरी का। ठीक है, सो जो 8 मार्क की जो थ्योरी है जिसके अंदर ये जो आपका पहला चैप्टर है उसके अंदर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से अलग अलग उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि अब तक आया भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर आपका ये 8 मार्क का जो थ्योरी का जो पार्ट है उसके ऊपर वो क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां पर क्वेश्चन आ सकता है जिसको हमें आज डिस्कस करना है। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो वो जो 8 मार्क का जो क्वेश्चन होता है आपका, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, उसमें से ट्रू और फॉल्स विथ रीज़न। और अब ये जो 8 मार्क्स है ना, इसके लिए हमें काम करना है। ये 8 मार्क की भी जो थ्योरी है सर, इसके अंदर भी अगर आप देखें तो जो सवाल आते हैं इट इज़ लाइक डिस्टिंग्विश आ सकता है, देयर कैन बी एक्सप्लेन आ सकता है, देयर कैन बी शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, जैसे कि डिस्टिंग्विश देयर कैन बी लाइक कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसका हो सकता है सर एकोमोडेशन बिल एंड योर ट्रेड बिल हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्टिंग्विश हो सकता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडी मेथड का, इस तरह का भी सवाल उसके अंदर पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, देन शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं लाइक व्हाट इज द डेल क्रेडिटर कमीशन, देयर कैन बी व्हाट इज द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और like that premium on redemption of debenture, how it is to be treated,
गॉट इट। देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ऐसा कोई क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 8 मार्क की भी थ्योरी ना, इसके अंदर भी जो आप ऑलरेडी बाकी अदर चैप्टर्स में पढ़ चुके ना सर, उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरी आएगा। और एक होता है कि फाउंडेशन के अंदर बच्चों के 20 मार्क की जो थ्योरी होती है इसको लेकर बड़ा टेंशन होता है, भाई थ्योरी। अरे भाई साहब, अकाउंट्स के अंदर ऐसा थ्योरी कुछ नहीं होती है, डरिएगा नहीं। जो अब तक जितने चैप्टर्स हमने किए ना, उसके शुरुआत के जो हर चैप्टर के अंदर जो शुरुआत में मैंने जो कुछ दिया ना, उतना ही थ्योरी है। एक जो एक्सक्लूसिव पार्ट है सर, जो मिला जुला के सिर्फ 4 या 5 मार्क की ताकत रखता है सर, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए हमारे इस पूरे डिस्कशन का जो इम्पोर्टेंस है ना, जो शायद आज के दिन चलेगा, शायद कल चलेगा, या फिर आज एक बड़ा सेशन होगा, आई डोंट नो सर आगे कितना समय तक ये जाएगा। बट इस लेक्चर की जो लिमिटेशन है, इट इज़ ओनली 4 to 5 मार्क्स। सो बच्चे एक ध्यान रखिएगा, 20 मार्क की जो थ्योरी है उसके अंदर का 8 मार्क का ट्रू और फॉल्स, मतलब 4 ट्रू और फॉल्स, और ये जो 2 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से एक तो पक्का आपको आएगा सर। मतलब कम से कम है ना 12, 13 या 12 से 14 मार्क का ना सर आपके बजट वाला है। 5-7 मार्क का जो है ना सर, वो आपको समझना है, और वो जो समझना है ना सर, वो आपका मॉड्यूल का पहला चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट थ्योरी। अब वो थ्योरी बहुत सिंपल है, उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप वो स्टडी मटेरियल ना पढ़ें, और दूसरी चीज़, जहां मैं आपको कहता हूं भाई साहब ये इसको सिंपल सा पढ़ लीजिएगा, बस उसको पढ़ लीजिएगा, उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज मत कीजिएगा। कुछ चीज़ें पढ़ने से समझ में इजीली आ जाती है, हम उसको बहुत ज़्यादा सोचते बैठते हैं सर, इसका कोई फ़ायदा नहीं बनता। ओके बेट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने आपको थ्योरी के ना कुल 6 पार्ट्स मैंने करके दिए हुए आपके नोट्स में। इसमें पार्ट नंबर 4 जो है, 1, 2, 3 जो है, ये बेसिक कंसेप्ट्स है। नंबर 4 वाला जो है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट के बारे में है। इसके ऊपर हर एग्जाम में 2 मार्क का ट्रू और फॉल्स विद रीजन आता है। तो चैप्टर नंबर 4 है, मतलब थ्योरी का पार्ट नंबर 4, और यू कैन से चैप्टर नंबर 4 है। और उसके बाद मैंने 5 और 6 ये जो 2 अलग से दिए हुए ना पार्ट बनाकर आपको थ्योरी के अंदर, उसमें जो पार्ट नंबर 5 है, आई थिंक इट इज़ फॉर दी कंपाइलेशन ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस। अगर आपने मटेरियल देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जितने भी आरटीपी, इंस्टीट्यूट का मटेरियल, स्टडी मटेरियल, या फिर जो कुछ भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल अवेलेबल है, उसमें से मैंने सारी थ्योरी एग्जाम को आए हुए क्वेश्चंस, वो सब कुछ मैंने वहाँ पर प्रॉपरली कंपाइल करके दिया हुआ है। सो माई वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट कि जो 5 नंबर का है सर, वो ऑलरेडी अदर चैप्टर बेसिस थ्योरी है, उसको मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ क्लास में, लेकिन सब कुछ एक जगह पे कंपाइल करके दिया हुआ है सर, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 6 जो है वो है ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। अब तक ये जितने भी एग्जाम्स हो गए सर, उन सभी एग्जाम के विथ आंसर, जितने भी आरटीपीज, लेटेस्ट एग्जाम तक के जितने आरटीपीज आए वो विथ उसके आंसर दिए हुए। एडिशनल जितने भी आईसीआई के मॉक टेस्ट है उसके भी ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस वहां पर दिए हुए। तो वो ट्रू और फॉल्स विथ रीजन पढ़ने से आपको एक ऑटोमेटिकली आइडिया क्लियर हो जाएगी कि भाई एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस थ्योरी में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसलिए थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। 2 बातें ध्यान रखना, स्टडी मटेरियल को पढ़ना नहीं है, एंड नंबर 2, जितना मैं यहाँ पर बताऊँ सर उतना ही आपको करना है। मेरे आगे के डिस्कशन में कई सारे एग्जाम्पल्स आते रहेंगे, तो आप अपने नोट्स में ना वो एग्जाम्पल के बारे में जो कुछ मैं कहूँगा, किसी कंपनी का मैं नाम लूँगा, कुछ मैं यहाँ से कोई किस्सा बताता हूँ तो उसको वहाँ पर लिख के रखिएगा, ताकि बाद में पढ़ते तो आपको ध्यान में आएगा, हाँ सर ने ऐसा कहा था। ओके फ्रेंड्स, सो विद दिस विल स्टार्ट। और पूरा इंटरेक्टिव रहिएगा, और अगर मैं आपको यहाँ से कुछ भी सवाल पूछूं तो उसका ना फटाफट रिप्लाई दीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ते बैठूंगा फिर आपका डिस्कस करूंगा, इस तरह से नहीं होने वाला। ओके, सो बात करते हैं। अभी मैं एग्जैक्टली कौन सा कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं ऐसा कुछ नहीं सर, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से आपको आगे लेके जाऊंगा, और फिर आपको पता चलेगा या तो हम लोग तो ये हमेशा करते हैं, अरे भाई ये जो हम लोग करते हैं ना, इसको ये कंसेप्ट कहते हैं सर, ये बस आपको समझाना है। थ्योरी के अंदर नया कुछ नहीं है, हम ऑलरेडी जो चीज़ें कर रहे हैं सर वही है, बस इसे आज आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ इसका ये नाम है, इसको ये भी कहते हैं, यही तो हम लोग करते आए हैं। गॉट इट। अब आप बताइएगा मुझको, मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, ठीक है ना, लेट्स से
मिस्टर ए ओपन शॉप, मिस्टर ए ने दुकान खोला सर, नहीं नॉट स्टार्टेड, उसने शटर ऊपर लिया सर, ही ओपन अ शॉप, फाइव कस्टमर्स विजिटेड शॉप, नंबर 3 3 customers purchase goods for rupees 10,000. 1 customer theft goods rupees 1,000. कुछ नहीं है सर, एकदम आराम से, बड़ी इंटरेस्टिंग और फनी फनी बातें हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है, और इसी वजह से कंसेप्ट आगे बढ़ता रहेगा। नाउ मिस्टर ए ओपन शॉप, मिस्टर ए ने शॉप खोली, 5 कस्टमर्स उसके शॉप में आए, अलग अलग टाइम पे आएंगे सर, एक साथ में नहीं आए, ठीक है। उनमें से 3 कस्टमर्स ने कुल मिलाकर 10,000 का परचेज किया, मतलब हमने सेल किया। फिर बाद में ध्यान में आया कि एक कस्टमर ने चोरी भी की सर। किसने की सर? छोड़िए सर, कोई कस्टमर था, उसने इनमें से कोई एक था, उसने चोरी कर ली, बाद में हमको पता चला, एंड दैट इज ऑफ रुपीज 1,000। मैं कहता हूं सर, इनकी आप लोग अकाउंटिंग कीजिए, इनका आप अकाउंटिंग कीजिए। ये जो 4 है ना सर, इसका आप लोग अकाउंटिंग करेंगे, और आप मुझे ना कोई टेक्निकल आंसर नहीं देंगे सर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी टेक्निकल वर्ड। आपके स्वाभाविक रूप से आपको जो लगता है वो आप मुझको बताएंगे सर। नंबर 1, मिस्टर ए ओपन शॉप। आप बताइए सर, इसका हम अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे? कोई ज्ञान मत बांटिएगा सर, कर सकते तो हाँ बोलिए, नहीं कर सकते तो ना बोल दीजिएगा, अगर कर सकते तो कैसे होगा ये बताइएगा बस, और जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सारा इशू, ये बहुत ही, और ये हम लोग चीज़ें करते हैं बेटा, फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। सभी बच्चे कहते हैं सर इसका हम लोग कोई अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ओके चलिए, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ सर, हमने मिस्टर ए ने शॉप खोली सर, इसको हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ओके ठीक है, हम लोग इसका अकाउंटिंग नहीं करते। 5 कस्टमर्स आए सर, 5 कस्टमर्स हमारे शॉप में आए, बताइए सर इसका अकाउंटिंग क्या होगा? कंटिन्यूसली आप मुझे रिप्लाई करेंगे, मेरे साथ में आप कनेक्टेड रहेंगे सारे बच्चे। बच्चे कहते हैं सर हम वो जो कस्टमर्स आए सर, हम इसकी भी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं कर सकते। ओके फाइन सर, जो आप बोलेंगे मैं उसे मानने को तैयार हूं। 3 कस्टमर्स ने कुल मिलाकर परचेस किया, उन्होंने परचेस किया मतलब मिस्टर ए ने सेल किया। बताइए बच्चों इसकी अकाउंटिंग होगी क्या, पहले ये बताइए, और अगर होगी तो फिर क्या इसका अकाउंटिंग एंट्री होगी ये बताइए आप मुझको। मैं जानता हूं सर एंट्री सबको आने वाली है। वेरी गुड नम्रता, मैंने तुम्हारा आंसर देखा यहां पर, इट इज अ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और somebody से कैश टू सेल्स। ठीक है, अगर आप इसको क्रेडिट सेल्स करते हैं तो इट इज अ क्या कस्टमर टू सेल्स, अगर कैश सेल है तो इट इज अ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपका कहने का बेसिक मतलब यह है कि सर इसकी एंट्री होगी, इसका अकाउंटिंग होगा, इसका अकाउंटिंग होगा। गुड इट, आई एग्रीड सर, फाइन। हाँ, इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है या फिर कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये हो सकता है। वेरी गुड सर, बेसिकली अकाउंटिंग होगा। सर एक कस्टमर ने चोरी की ऑफ रुपीज 1,000, हमें बाद में पता चला, उसे समझ में आता तो सर फटके नहीं देते मुझको अब उसने चोरी की सर, बताइए सर क्या इसकी एंट्री होगी क्या, क्या इसकी एंट्री होगी क्या? यस और नो? बिल्कुल एंट्री होगी, बिल्कुल एंट्री होगी। अब मुझे एक बात बताइए, आपने कहा सर इन 4 में से 2 की एंट्री होगी, 2 की नहीं होगी। मुझे एक बात बताइए सर, ऐसा हमारे पास भेदभाव क्यों हुआ? मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपसे सवाल पूछता हूं। ये जो 4 है सर, इनमें से एंट्री किसकी होती है ये बताइए पहले। हम किसका अकाउंटिंग करते हैं? हम किसका अकाउंटिंग करते हैं बच्चों?
ना ना महन, मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं चाहिए, मुझे बहुत सिंपल सिंपल जाना है भाई। और बाकी सभी बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि इनमें कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन। वेरी गुड सर, वेरी गुड। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। या सो वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग किसका होता है? वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन। वेरी करेक्ट। तो सर मिस्टर ए ने शॉप ओपन किया, इज इट अ ट्रांजैक्शन और इज इट इवेंट? इज इट अ ट्रांजैक्शन और इज इट इवेंट? सर मिस्टर ए ने आके शॉप खोला सर, दिस इज ओनली इवेंट। अच्छा बताइए सर, 5 कस्टमर शॉप में आए, इज इट अ ट्रांजैक्शन और इवेंट? सर 5 कस्टमर शॉप में आए सर, ये तो एक घटना घटी सर, बाकी कुछ है नहीं यहां पर। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है सर? ट्रांजैक्शन वेयर वी गिव समथिंग, वी रिसीव समथिंग विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। व्हेन सम बेनिफिट इज पास ऑन, सम सैक्रिफाइस इज मेड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर ट्रांजैक्शन। गॉट इट? तो यहाँ तो सर कस्टमर ने हमारे शॉप में आया सर, वो आया, देखा, इधर उधर देखा, इधर उधर की बातें की, ये दिखाओ वो दिखाओ, चला गया। सर ये क्या है? इसी पे कस्टमर आया और गया, एक इवेंट है सर, इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, ये कोई इसका अकाउंटिंग नहीं हो सकता। हमने सुबह सुबह शॉप खोला सर, ये एक इवेंट है, इसका अकाउंटिंग नहीं हो सकता। जब 3 कस्टमर ने हमारे पास से गुड्स परचेज किए ऑफ ₹10,000, तो ये क्या है सर? ये है मेरा ट्रांजैक्शन। हाँ, इसका मैं अकाउंटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अकाउंटिंग कैसे होगा वो बात की बात है, वो ठीक है। हमारे पास रियल और नॉमिनल पर्सनल होता है सर, अगेन वी बाइफरकेट इनटू द डेबिट एंड क्रेडिट एंड ऑल दैट थिंग्स, वी ऑल नो दैट, ठीक है। नाउ टेल मी, नंबर 4 क्या है सर? 1 कस्टमर थेफ्ट गुड्स ऑफ ₹1,000, इज इट अ ट्रांजैक्शन और इज इट अ इवेंट? क्या ये ट्रांजैक्शन है, कोई व्यवहार है, या ये कोई घटना है? गुड्स लॉस्ट, ये इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है? बेटा मैंने आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछा, ये इज इट, आपके मन में क्या लगता है सर? इज इट अ ट्रांजैक्शन और इज इट अ घटना? सर ये तो एक इवेंट है, सिंपल सी बात है सर, ये इवेंट है। अब आप देखेंगे, यू विल फाइंड कि सर यहां पर ये इवेंट है, ये भी इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन है और ये इवेंट है। लेकिन इवेंट होने के बावजूद भी 1 और 2 की एंट्री नहीं होती, लेकिन नंबर 4 की इवेंट होने के बावजूद भी एंट्री होती है। ट्रांजैक्शन की एंट्री हो सकती है सर, ये हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये सर इवेंट की एंट्री होती है, फिर एक इवेंट की एंट्री होती है सर, किसी इवेंट की एंट्री नहीं होती है। इसका अकाउंटिंग होता है, लेकिन इनका अकाउंटिंग 1 और 2 का अकाउंटिंग नहीं होता। बात सही है सर, नहीं होता है। मतलब ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी पहली स्टेप ये होती है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किसका अकाउंटिंग होगा और किसका अकाउंटिंग नहीं होगा। हम किसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं सर ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को। और उसमें भी कौन से इवेंट्स को हम अकाउंटिंग में लाएंगे? द इवेंट्स, देखिए सर ट्रांजैक्शन तो मॉनेटरी टर्म्स में होगा ही होगा, हम साथ साथ में उन इवेंट्स का भी अकाउंटिंग करेंगे विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। अब हमारे यहां पर चोरी हो गई सर, ये घटना है, लेकिन उस चोरी में सर 1,000 रुपए के गुड्स चोरी हो गए, ये घटना हम लोग रुपए पैसे में काउंट करते हैं। तो ये इवेंट जो कि मॉनेटरी टर्म्स में आती है और जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में आते हैं सर, उन्हीं का अकाउंटिंग होगा। तो इसका मतलब है अकाउंटिंग जो भी आगे होगा सर, इसकी जो भी हम एंट्री पास करेंगे सर, एंट्री पास करेंगे मतलब इसे कहाँ लिखना पड़ेगा? मतलब हमें इसको लिखना पड़ेगा जर्नल में, या फिर उसका बाईपास दैट इज अ सब्सिडरी बुक में, बराबर है। लेकिन किसको लिखना किसे नहीं लिखना सर, ये होती हमारी पहली स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज अ आइडेंटिफाई।
द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। उसमें भी इवेंट्स में भी कौन सा फिर से, इवेंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। एक बार ये फाइनल कर ले हम लोग किसकी, पहले पहला स्टेप है सर अकाउंटिंग किसका होगा, इसे कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो हमने ये जो चार आपके सामने रखा ना, आपने जो कहा ना सर इसका ये इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन है, ये इवेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी है सर, ये जो आप कर रहे हैं ना सर, इसी को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। फिर अगला होता है सर, एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने बताया सर इसकी एंट्री होगी। एंट्री होगी मतलब हम लोग क्या करेंगे सर, वो जो ट्रांजैक्शन होगा उसके अंदर हम क्लासीफाई, हम लोग पहले देखते हैं भाई इसके अंदर कौन से दो अकाउंट्स हैं, फिर अकाउंट्स में से रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, देन फर्दर इट विल बी अगेन चेक वेदर इट इज टू बी डेबिट और क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर वही ना वो टाइम पास वाला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यही हम लोग करते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग करते हैं सर, पहले सोचते हैं कि भाई एंट्री कैसे होगी, और फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं सर, देन वी आर डूइंग रिकॉर्डिंग, वी आर डूइंग रिकॉर्डिंग, we are doing recording where we are recording it either in a journal or in a subsidiary book। बराबर है सर। most of the transaction business के 99% transactions get recorded in subsidiary book, very few transactions get recorded in a journal। क्या सर सिर्फ जर्नल या सब्सिडी बुक में लिख के काम होता है क्या? उसके बाद क्या करना पड़ता है बोला, अगर मैं सभी एंट्रीज लिख दूं समझो, या फिर मैं सिर्फ डे बुक में लिख दूं, फिर उसकी अगली जो स्टेप होती है सर वो क्या होती है, बताएंगे जरा मुझको। इसके बाद क्या होता है, विनय बिल्कुल सही कह रहा है सर ना, सुमित सही कह रहा है, विनय गलत बता रहा है। यस नेहल, हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग करते हैं सर लेजर पोस्टिंग। हम लोग क्या करते हैं, हम इसका करते हैं सर लेजर पोस्टिंग। मतलब हमारे पास जितने भी ट्रांजैक्शन है, अब 2 मिनट ऐसा मान लीजिए हम लोग एंट्री नहीं लिख रहे हैं। अब मान लीजिए सर हमने पूरे साल भर में सभी ट्रांजैक्शन एंट्रीज लिख दी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ऐसा होता नहीं क्योंकि मैं सब्सिडी बुक में हम लोग लिखते हैं। अगर हमने सभी ट्रांजैक्शन की एंट्री लिख दी या फिर सब्सिडी बुक में सिर्फ लिखा, और एट द एंड ऑफ द ईयर मान लीजिए सर मैं सब्सिडी बुक मेंटेन कर रहा हूँ और वेरी फ्यू ट्रांजैक्शंस आई एम टेकिंग अ जर्नल, ओके सर। एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे ये ढूंढना होगा कि मेरा कोई कस्टमर है राम, मुझे ये देखना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर उस राम से मुझे कितने पैसे लेने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि सर मैं राम के सारे सब्सिडी बुक में ढूंढते बैठूं, कि सेल्स डे बुक में चेक करते बैठूं राम को कब मैंने सेल किया, कैश बुक में ढूंढते बैठूं क्या कैश में कब पैसे आए? नॉट ना सर। इसलिए हमको क्या करते हैं, जैसा ही ट्रांजैक्शन लोग सब्सिडी बुक में लिखते हैं, हम उसको फिर से क्या करते हैं सर, हम उसको फिर से उसका हर अकाउंट का भी एक सेपरेट लेजर बनाते हैं, और उसके अंदर हम उसका मतलब जैसे राम है तो उसका डेबिट वाला पार्ट, क्रेडिट वाला पार्ट, वैसे सर हमारा कोई दूसरा कस्टमर है मोहन है सर, उसका डेबिट उसका क्रेडिट, हम लोग क्या करते हैं उस लेजर के अंदर उसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग उसको सिर्फ क्लासीफाई करते हैं। सो लेजर पोस्टिंग जो करते हैं सर, लेजर पोस्टिंग जो करते हैं दैट इज नथिंग बट वी आर गोइंग टू क्लासीफाई इनटू 2 पार्ट्स, one is a debit side, one is a credit side। Are you getting? सर इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्टेप्स है अकाउंटिंग की, हमारी अकाउंटिंग की स्टेप्स क्या है? पहली स्टेप थी हमारी अकाउंटिंग की, इट इज आइडेंटिफाई कि भाई किसका अकाउंटिंग होगा। वो हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो हम लोग पहले ट्रांजैक्शंस और इवेंट को पहले समझते हैं। जो ट्रांजैक्शन है और जो इवेंट्स विच इज इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं सर उसका क्या होगा। हमारा नंबर स्टेप होती है नंबर 2, दैट इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्डिंग। सिर्फ रिकॉर्डिंग आइदर जर्नल या फिर सब्सिडी बुक में होता है। उसके अगली स्टेप होती है सर क्लासिफिकेशन। क्या स्टेप होती है सर अगली? क्लासिफिकेशन। ये हमारी होती है 3rd स्टेप। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद क्या होता है हमारा लेजर लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हाँ, अब जो विनय कह रहा था ना बेटा, वो वाला इश्यू यहां पर आएगा और बच्चे सभी आंसर देंगे, सभी बच्चे आंसर देंगे। आई वॉन्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय ऑल द स्टूडेंट्स, ओके। अरे बहुत सिंपल चीज है बेटा, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली मैं आपको इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, और इसके बाद ना मुझको आपको डेफिनेशन समझानी नहीं पड़ेगी। कौन सी डेफिनेशन की बात करो? तुम छोड़ो यार, तुम मेरे साथ में चलो। क्या करते हैं हम लोग? करते हैं सर बैलेंसिंग। हम लोग करते हैं सर, हम लोग करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करके हम लोग क्या करते हैं इसका? हम बनाते हैं सर
ट्रायल बैलेंस, जहां पर हम लोग क्या करते हैं सर, वी आर प्रिपेयरिंग समरी ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस। सभी लेजर को हम क्लोज करते हैं, बैलेंस दिखाते हैं, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं, फिर सबका नाम एक साथ में लिखा जाता है, एक ट्रायल बैलेंस बनता है, नेम ऑफ अकाउंट, उसके सामने उसका डेबिट या क्रेडिट वाला बैलेंस उसके सामने लिखा जाएगा। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ समराइजेशन। सो सर ये होती है हमारी फोर्थ स्टेप। ये क्या है सर, हमारी फोर्थ स्टेप इज व्हाट, समराइजेशन। सर ये ट्रायल बैलेंस बनाकर क्या करते हैं भला आगे, ट्रायल बैलेंस बनाकर करते क्या है हम लोग सर, ट्रायल बैलेंस बनाकर हम लोग तैयारी करते हैं ऑफ प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द रिजल्ट ऑफ बिजनेस। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, सिंपल बात करेंगे सर, एकदम सिंपल। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब क्या होता है सर, इसके अंदर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी फाइनेंशियल रिजल्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। और हम बनाते हैं सर, फाइंड आउट करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जिसके अंदर हम बनाते हैं सर बैलेंस शीट। ये हम क्यों बनाते हैं सर, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम लोग ये समझ सके कि भाई जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके अल्टीमेटली हमारा आउटकम क्या रहा, कि भाई वेदर वी परफॉर्म वेल, व्हाट द प्रॉफिट वी अर्न, वेदर दैट प्रॉफिट इज सफिशिएंट, ठीक है। या फिर अगर हम लॉस मेकिंग कर रहे हैं तो फिर लॉस अगर कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूसली अगर लॉसेस ही कर रहे हैं, अगर हमने देखा भाई इस साल भी लॉस है, पिछले साल भी लॉस था, उसके पिछले साल भी लॉस था, अगर कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं देन इट इज बेटर टू क्लोज डाउन द बिजनेस। या फिर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भाई अच्छा लगता है, भाई हम प्रॉफिट कर रहे हैं, पिछले साल कितना प्रॉफिट था, उसके पिछले साल कितना प्रॉफिट था, सो वी कैन थिंक भाई हमको एक्सपांड करना है, हमको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। वी कैन कंपेयर आवर प्रॉफिट विद द इंडस्ट्री ट्रेंड, ठीक है भाई, जिस बिजनेस हम लोग जा रहे हैं सिमिलर टाइप का बिजनेस में दूसरा जो कॉम्पिटिटर है, अगर पब्लिक कंपनीज की बात करो ऑफकोर्स में, तो अगर हम अकाउंट्स को कंपेयर करें तो हमको समझ में आता है कि हम लोग कहाँ स्टैंड हो रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर वी आर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। मतलब सिर्फ प्रॉफिट आके सर उसके आगे क्या करना होता है हम लोग समझ में आता है ना हमको, ठीक है। अभी देखो जैसे कल आपकी समझो मैथ्स की टेस्ट हो गई, मैंने देखा ग्रुप पर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स देखे मैंने। अब आपका मार्क्स का इट वाज 100 मार्क्स की टेस्ट थी। अभी किसी बच्चे को मार्क्स आए होंगे सर 80, किसी को आए 60, किसी को आए 40, किसी को आए 90, तो ऑटोमेटिकली सर किसी को आए 30। ये रिजल्ट सिर्फ आ गया सर, तो रिजल्ट आके उसके आगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या आता है, अरे यार जिसको 30 आ गए वो तो कहता है भाई साहब अपने तो लग गए, ठीक है। अब तो 30 मार्क्स पर है, हमें तो कम से कम 40 लाने होते हैं और अपने तो क्लास की टेस्ट में 30 के वांदे हो गए, कैसे होगा, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा भाई, मुझे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। मतलब इस रिजल्ट से उसको ध्यान में आता है मुझे क्या करना है। जिसको 60 आता है वो कहता है चलो भाई मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, मतलब मैं एग्जाम में अच्छे से कर पाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर ग्रो करना है। 80-90 वाला कहेगा यार यहाँ तक तो आ गया, बहुत अच्छी बात है, नाउ आई हैव टू मेंटेन द रिजल्ट। मतलब क्या करते हैं सर, उस रिजल्ट्स को हम लोग इंटरप्रीट करते हैं, समझते हैं हमको क्या करना है आगे, वो आपको दिशा देता है। इसका मतलब ये होता है सर अल्टीमेटली ये सब कुछ बनाकर इसका जो रिजल्ट आता है सर, ये रिजल्ट को हम लोग इंटरप्रीट करते हैं। और सर ये होती है हमारी 5th स्टेप। दिस इज व्हाट आर 5th स्टेप, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। आर गेटिंग हियर, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। सो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो हमारा जो अकाउंटिंग है सर, ये अकाउंटिंग क्या है सर, इट्स वन ऑफ द साइकिल है सर। इसके अंदर पहली स्टेप क्या है, इसके अंदर पहली स्टेप होती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई ऑफ व्हाट, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन और इवेंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म इन मॉनेटरी टर्म्स, बराबर है। उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि हम ये डिसाइड कर ले कि किसका हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग करना है मतलब क्या करना है, इट इज टू बी रिकॉर्डेड आइदर इन अ जर्नल और सब्सिडरी बुक। तो ये फेज होता है हमारा रिकॉर्डिंग। वहां से क्या करना होता है, वहां से हम लोग लिखते हैं सर लेजर में, लेजर के अंदर उसको डेबिट में या फिर क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट में लिखने की जो प्रोसेस होती है सर, इसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन, इसे कहा जाता है क्लासीफाई किया हमने उसको, ठीक है। अब क्लासीफाई करने के बाद एट द एंड में क्या करेंगे, उसका हम लोग बनाएंगे सर ट्रायल बैलेंस। इट्स अ समरी ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस। दिस ट्रायल बैलेंस इज द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बनाएगा आपका रिजल्ट और जो दिखाएगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट।
गॉट इट। और ये जो रिजल्ट आएगा सर, ये किसके लिए सर? इट इज फॉर द इंटरप्रिटेशन। ये रिजल्ट जो होता है सर, ये हर एक अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रीट करता है। अभी कंपनी का ओनर जो होता है, मैनेजमेंट उसको अपने हिसाब से इंटरप्रीट करेगी, एम्प्लॉय और जो लेबर होते हैं सर वो अपने हिसाब से इंटरप्रीट करते हैं, कस्टमर भी इसको इंटरप्रीट करता है। सर आप कहेंगे सर कस्टमर इसे इंटरप्रीट कैसे करेगा, मतलब कस्टमर को क्या फायदा होता है? मैं आगे आऊंगा, इसके जो यूजर्स है उसके ऊपर मैं आऊंगा आगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर टोटल अकाउंटिंग इज: क्लासिफाइंग, recording, then classifying, sorry, first is identifying, recording, classifying, summarizing, interpreting. ये 5 स्टेप्स होते हैं सर हमारे अकाउंटिंग के अंदर। एंड नाउ यू प्लीज कम टू द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सर यही तो हम लोग हमेशा करते हैं ना, डेफिनेशन में क्या अलग बात करेंगे बेटा? डेफिनेशन में आप देखिए सर, मैं यहां से मैं आपको दिखा दूं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लीजिएगा। नो रीड दिस मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ क्या दिया है आप बताइए सर, कौन सी अलग सी बात कर रहे हैं? अब आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा, लेकिन आप डायरेक्टली पढ़ते इसको समझ में नहीं आता है। क्या कहते हैं वो आपसे? वो कहते हैं डेफिनेशन बाय, सर हमारे पास बहुत कम चीजें हमारी होती है सर, हम बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इज गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इन 1961। जो डेफिनेशन दी है सर, उन्होंने क्या कहा? What is accounting? It is an art of identifying, recording, classifying, summarizing. आगे देखते हैं सर यहां पर, interpreting the results thereof। वो सारे शब्द आपको मिले जो मैंने अभी मेरे डिस्कशन में लिए। अब इसके बीच में वो क्या कहते हैं सर? An art of identifying, recording, classifying, summarizing in a significant manner। Summarizing in a significant manner इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा बाद में आ जाता हूं मैं। Now identifying, ये यहां से कनेक्टेड सर, transaction and events which are in part at least of a financial character which can be measured in terms of money and interpret the result thereof। काफी वर्ड्स आगे पीछे तोड़ मरोड़ के हैं सर, बट इसमें है क्या सर? वही तो स्टेप्स है: आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट? किसको आइडेंटिफाई करते हैं? और सर इसी को तो आगे बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया क्या? जरा एक आधा थंब लगा दीजिएगा। अरे भाई आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप डायरेक्टली डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आई थिंक मे बी डिफिकल्ट, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं वहां पर लेके आ रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप देखिए सर, ये जो सारे वर्ड्स है ना, इसी का तो मीनिंग आपको नीचे दिया है। व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस? नाउ व्हाट इज द पढ़िए सर, व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस? नंबर 1, आइडेंटिफाइंग ऑफ व्हाट? आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन सर, अब आगे आपको। इन द फर्स्ट स्टेज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। इवेंट्स में भी फिर आगे चल के आपको देखना पड़ता है, इवेंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरमेंट सर, मेजरमेंट में आ गया सर, इन टर्म्स ऑफ मनी वाला पार्ट यहां मेजरमेंट में आ गया। सर एक सवाल आता है, इसको मेजर क्यों करना? सर इसको मेजर क्यों करना? मनी में काय को मेजर करने का? मुझे एक बात बताइए सर, एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखता हूं, चीज आपको क्लियर होगी। सर 3 दोस्त हैं, A, B, C, ठीक है। A के पास 3 व्हीकल है, B के पास 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और C के पास 200 ग्राम गोल्ड है। बताइए सर इन 3 में से कौन अमीर है? किसके पास कौन ज्यादा धनवान है, ये बताइए सर। मेरा आपसे सवाल है, ए के पास 3 गाड़ियां हैं, बी के पास 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, सी के पास 200 ग्राम का गोल्ड है, सर डी के पास एक फ्लैट है। सर बताइए इनमें से कौन अमीर है? इनमें से कौन अमीर है सर? गायत्री कह रही है सी,
यश कह रहा है सी, अभिजीत कह रहा है ऑलवेज सी, दर्शन कहता है नहीं बता सकते, आलिया कहती है सी, स्नेहल कहती है सर मे बी इक्वल। क्यों भाई, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? सो आई वांट सर आपके मन में ना जो आता है सर बताइए। अरे मैं जानता हूँ सर इसका आंसर डायरेक्टली आप नहीं कर पाएंगे, आपका जो आएगा मन में ना, आपके स्वाभाविक मन में जो आंसर आता है ना, स्वाभाविक रूप से जो मन में आता है ना ख्याल, सर वो बोल दीजिएगा। आप किसी भी चीज़ को ये मत सोचिए कि आपका आंसर गलत है। सर आप करेक्ट देंगे ये मुझको भरोसा नहीं है आज। अरे आपका आंसर गलत ही आने वाला है, ठीक है, लेकिन वो गलत क्यों ना ये समझना ही तो थ्योरी है सर। मनी, विशाल कहता है सर मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा सब। अरे भाई मैंने ये थोड़ी ना कहा, विशाल ने विशा कहा, ठीक है। वेदिका कहती है कांट से सर, रिया कहती डिपेंड, सिद्धांत कहता है सर रेट इंक्रीज डिक्रीज होते हैं इसलिए नहीं बता सकते, डिपेंड्स ऑन वैल्यूएशन। सर इनकी कॉस्ट मेजर करके कंपेयर कर सकते हैं। इसी का मतलब ये है ना बेटा, ठीक है, इसी का मतलब ये है कि हम लोग इन सबको अगर मुझे कंपेयर करना है तो इन सबको मुझे कहीं ना किसी एक मेजरिंग रॉड में एक साथ में लाना पड़ेगा। या तो सर मैं 5000 स्क्वायर फीट मीन्स हाउ मच गोल्ड, या तो सर इन दोनों को एक साथ में मैं मतलब भाई कितना गोल्ड मतलब कितना स्क्वायर फीट, अगर या तो ये मैं परिमाण लगाऊं, या तो फिर अगर एक व्हीकल मतलब कितने प्लॉट, इसका मैं कुछ तो इस तरह से कुछ बिठाऊं कि भाई एक प्लॉट मतलब 2000 स्क्वायर फीट और तेरे पास 3 गाड़ियां हैं मतलब इक्वल टू 6000 स्क्वायर फीट। तो जो 3 गाड़ियां हैं और तेरे पास 5000 स्क्वायर फीट है तो 3 गाड़ियां बड़ी हो गई, कुछ तो चाहिए ना सर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को हम लोग लाते हैं सर इसको मॉनेटरी टर्म्स में। इसको कहाँ लाते हैं हम लोग, इसको मॉनेटरी टर्म्स में लाते हैं, तब जाके फिर इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसलिए हम क्वांटिटी का अकाउंटिंग नहीं करते हैं सर, वी वांट इन टर्म्स ऑफ मनी। And in India we have a ruling currency rupee, that's why we convert these all transactions we require to measure in terms of money। और यहाँ पर आएगा सर रूपी, कंट्री टू कंट्री ये अलग अलग रहेगा, बट ऑब्वियस इज दिस वेरी क्लियर why it is required in terms of money। सर हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इनमें से कौन अमीर है, हमें ये समझना जरूरी है कि ये रुपीज में लाएंगे तो हम इसको समझ पाएंगे। क्लियर है बेटा सबको, ठीक है। तो मेजरमेंट क्यों जरूरी है सर? So after identification of transaction and events, it is a measure in terms of money। Accounting records only those transaction and events which are of a financial nature। ठीक है बेटा, transaction of a financial nature means which can be measured in monetary terms। Thus transaction which are not of a financial character are not recorded in the books of account। The transaction which are not of a financial character, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स आगे साथ साथ में, आप चाहे तो ई भी लगा लीजिए यहाँ पर, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स विच आर नॉट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर जो रुपए पैसे में नहीं वो हमारा नहीं, जिसको आप रुपए पैसे में काउंट नहीं कर सकते वो हमारा नहीं है। इसीलिए तो सर हमारा एम्प्लॉय चाहे जितना भी ईमानदार हो, चाहे जितना भी लॉयल हो, हम उसको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ईमानदार एम्प्लॉय होना सर ये हमारी बिजनेस की बहुत बड़ी असेट है, बट उसको रुपए पैसे में काउंट नहीं कर सकते। इमोशंस की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है सर। आपका बिजनेस आज बहुत अच्छा रहा, आप बहुत खुश हो गए सर, तो जो आज बिजनेस का उसका अकाउंटिंग हो सकता है सर, आपकी खुशी का अकाउंटिंग नहीं हो सकता। आज धंधा नहीं हुआ सर, आप बड़े मायूस हुए, बहुत दुखी है, आप कितना दुखी है सर, इसका हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। जो रुपए पैसे में नहीं सर उसका अकाउंटिंग नहीं हो सकता। गॉट इट। और इसी बीच में मुझे बहुत अच्छा लगा, अभिजीत ने थंब लगा दिया। बच्चों आप एक्टिव रहिए, बताते रहिए, मुस्कुराते रहिए सर, थंब लगाते रहिए सर, यस सर कहते रहिए, ताकि उसको समझाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। गॉट इट। और उतना ही कीजिए जितना मैंने नोट्स में लिया है, गलती से भी मॉड्यूल को मत खोलिएगा। मॉड्यूल खोल के तुमने पढ़ा कि तुम फिर गए काम से सर, आपको कुछ नहीं समझने वाला, दिस इज वेरी श्योर, ठीक है। वैसे भी थियोरेटिकल पार्ट में हम लोग आ गए, तो यहाँ से आगे आपका जो टाइमिंग बचा है ना एग्जाम के लिए, बहुत कम टाइमिंग बचा हुआ है, तो वो चीज़ें ना पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड चलिए और कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। उतना ही पढ़िए जितना मैं दे रहा हूँ। आगे की बात, रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग इज व्हाट, जर्नल और सब्सिडी बुक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बुक कीपिंग। सर ट्रू और फॉल्स के लिए काम में आ सकता है, ध्यान रखना आप लोग इसको।
This function ensures that all business transaction events of financial character are recorded in an orderly manner. Sir, orderly manner मतलब होता है chronological order. Chronological मतलब date wise. It is date wise. तो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख ऐसे लिखेंगे ना सर, 1 तारीख 12 तारीख 4 तारीख 9 तारीख 17 तारीख 5 तारीख ऐसे थोड़ी नहीं लिखते हैं, डेट वाइज ही हम लोग लिखते हैं उसको. इसी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है. ठीक है. दिस फंक्शन एंश्योर्स दैट all business transaction or events of financial character are recorded in an orderly manner in the book, journal or may further subdivided into various subsidiary books. ये भी बोल्ड में चाहिए था एक्चुअली. ठीक है. सो ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग फेज. देन क्लासीफाइंग. अरे बेटा क्लासीफाइंग इज नथिंग बट हाउ टू प्रिपेयर द लेजर की बात हो रही है. इट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग. तो सवाल पूछेंगे आपको, लेजर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, ट्रू और फॉल्स? डू रिमेंबर इट इज द सेकेंड स्टेज. Classification is concerned with the systematic analysis of recorded data. Recorded where sir? Recorded in a journal or subsidiary book का analysis. Analysis, that is the debit and credit. Classification is concerned with the systematic analysis of recorded data. It is a grouping of transaction or entities of one nature at one place. तो जितने भी राम के ट्रांजैक्शन सर वो सिर्फ राम के अकाउंट में आएंगे. ओके. मोहन के अकाउंट मोहन के अकाउंट में चले जाएंगे. फर्नीचर के रिलेटेड ट्रांजैक्शन से फर्नीचर अकाउंट में चले जाएंगे. सो दिस इज व्हाट ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. एक लेजर के ट्रांजैक्शन उसके डेबिट और क्रेडिट में एक ही लेजर में आएंगे. ठीक है. द वर्क ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन इन द लेजर एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज पोस्टिंग. क्या समझाना सर इस बात को मैंने आपको. ठीक है. दिस बुक कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड. There may be separate account heads for printing stationery, wages, advertisement, etc. हर किसी लिए separate head of account रहेगा. All expenses under these heads will be recorded first in a journal and will be classified later in the ledger under the separate heads. Got it? वही चीजें repeat हो रही है. फिर उसके बाद आता है सर समराइजिंग. मैं एक बात आपको बता दूं बच्चों, इस थ्योरी को पढ़ते वक्त प्लेन माइंड से पढ़िएगा. एक आधा वर्ड का मीनिंग बहुत बाउंस गया तो परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना सर. अपने अपने लैंग्वेज में इसको आपको लिखना है. गॉट इट? ये सब मिलाकर खेल कितने मार्क का है? 4 से 6 नंबर का खेल है. ठीक है. इसको बहुत ज्यादा कोई एक आधा वर्ड सर ऐसा हो सकता है, मेरे पूरे डिस्कशन में भी कोई एक आधा वर्ड ऐसा हो सकता है सर, एक आधी लाइन ऐसी सर इसका कुछ मीनिंग समझ में ना, आपने क्या बोला भाई, ज्यादा लोड ना ले, प्लेन माइंड से पढ़ लीजिएगा उसको. ठीक है. जितना आप इसके अंदर घुसेंगे सर उतना ज्यादा आपको हेडेक होगा, बाकी कुछ नहीं है. ठीक है. सो प्लीज बी एग्जाम ओरिएंटेड. साथ साथ में सर कंसेप्ट भी क्लियर होंगे ही आपके. और ये बात पे जरा थंब लगाइए बच्चों. समराइजिंग द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द लेजर विल बी समराइज्ड एंड बैलेंस इन ईच अकाउंट विल बी असर्टेन. लिस्ट ऑफ सच बैलेंसेस इज द ट्रायल बैलेंस. इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग information in a summary form. Trial balance is prepared at the end of accounting period, becomes a basis for preparation of profit and loss and balance sheet. Okay. Summarizing, उसके बाद analyzing and interpretation. सर ये एक ही पॉइंट है यहाँ पर जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं. इट्स अ पर्पज इज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ बिजनेस. It is a concern with establishment of relationship between various items of group of items taken from income statement and balance sheet. अब जैसे कि सर it is a concern with the establishment of relationship between a various items of group of item taken from income statement and balance sheet. So sometimes we are trying to correlate the relationship between the profit and loss and balance sheet item. अब ये थोड़ा मुश्किल आपके लिए इसलिए है क्योंकि रेशियो एनालिसिस करके एक चैप्टर था आपको सिलेबस में, अब वो वहाँ से हटा दिया. तो हम लोग जो निकालते हैं देखिए जैसे कि लेट्स से प्रॉफिट ऑन, आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिटर्न, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. मुझे क्या निकालना है सर? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है. सो जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मुझको प्रॉफिट निकालना है, सॉरी उसका मुझको परसेंटेज निकालना है. सो ये हम लोग कैसे करेंगे? विल टेक
I want to find out return on investment. I want to find out return on investment. Investment मतलब मेरे बिजनेस का कैपिटल. तो हम लोग कैसे करेंगे? It is nothing but net profit. It is nothing but net profit upon capital into 100 and I will get the percentage. भाई 12%, 17%, 18%. तो ये क्या हुआ सर? ये नेट प्रॉफिट की फिगर आपने कहाँ से ली? ये फिगर आपने इनकम स्टेटमेंट से ली, P&L से. कंपेयर के साथ क्या? कैपिटल के साथ में. ये आइटम कहाँ पर है आपका? बैलेंस शीट के साथ, बैलेंस शीट में है. सो एस्टैब्लिशिंग दिस रिलेशनशिप. ठीक है. तो इस तरह के कई सारे रेशियोज है सर. ठीक है. नेक्स्ट इट इज अ इंटरप्रिटेशन. Financial data contained in profit and loss account and balance sheet should be interpreted in such a manner that parties concerned with business can make a meaningful judgment about financial condition and profitability of the business operation. So जो भी आपका बिजनेस रिजल्ट आएगा सर, उसका हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसका मतलब लगाएगा. ठीक है. बिजनेस का जो ओनर है उसके हिसाब से उसका मतलब अलग हो सकता है. जो पब्लिक है सर, आम जनता है, उसके लिए अलग होता है. जो इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, उसके लिए उसका मतलब अलग हो सकता है. जो एम्प्लॉयज़ है उसके लिए मतलब अलग हो सकता है. जो बैंक है जिसने आपको फाइनेंस किया उसके लिए उसका मतलब अलग हो सकता है. जो क्रेडिटर है जिन्होंने आपको सप्लाई किया सर, वो अपने हिसाब से आपके रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं. एंड दीज आर नथिंग बट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड फॉर व्हाट पर्पज दे आर यूजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आगे आएगा. वेट. Such interpretation is necessary for framing future plans and policies. Simple statement, sir. Financial statement explains what had happened. So financial statements, sir, basically financial statement में चार बातें होती है. सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार बातें होती है. क्या क्या होता है इसके अंदर, जरा बताएंगे बच्चों. Number 1, income statement. Number 2, position statement. Number 3, cash flow statement. And number 4, notes to account. इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. नोट्स टू अकाउंट. तो अब तक आप जो सीखे सर, ये दो चीज़ें आप सीखे हो. इनकम स्टेटमेंट इज नथिंग बट हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, और एनपीओ के अंदर हमने देखा था हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. पोजीशन स्टेटमेंट इट मीन्स हाउ टू प्रिपेयर, दैट इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है. कैश फ्लो स्टेटमेंट सर ये अभी आपको नहीं है, ये आपके इंटरमीडिएट और उसके आगे की लेवल पर है. आपको अभी हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है. कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कैश कितनी थी एंड अलग अलग हेड से क्या क्या कैश हमारे पास आई और कहाँ कहाँ पर कैश गई. ठीक है. एंड नोट्स टू अकाउंट, तो आपका जो पूरा इनकम स्टेटमेंट है, जो पोजीशन स्टेटमेंट है, इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें हमारे अकाउंट्स के अंदर देनी पड़ती है. दैट इज कॉल्ड एज अ नोट्स टू अकाउंट. बात निकली है सर. आगे तो बहुत पूरा डिस्कशन इसके ऊपर मेरा होने वाला है, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं, हम लोग यहाँ बैलेंस, समझो आप एक बैलेंस शीट देख रहे हैं, यहाँ पर है मशीनरी 3 लाख रुपए एंड आई से लेस डेप्रीसिएशन 20,000. दिस इज व्हाट आउटर में 2,80,000. मान लीजिए सर आप एक इन्वेस्टर हैं, ये मेरी कंपनी का बैलेंस शीट है. आप मेरे बैलेंस शीट में इस तरह का देखते हैं, मशीनरी 3 लाख रुपए, लेस डेप्रीसिएशन 20,000, 2,80,000. मुझे बताइए सर, पढ़कर आप मुझे बताइए विच मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन आई फॉलोड. आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बताइए सर मैंने कौन सी मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन फॉलो की है. क्या आपको इसे समझ में आता है? क्या आपको ये समझ में आता है? यस और नो बताइए. सुमित कहता है सर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो की. भला बेटा, और बच्चे रिप्लाई कीजिएगा. और एक साथ बाकी सारे बच्चे ने बोल दिया ना. स्नेहल कहती है सर कांट से
नो एंड यस में बड़ा फर्क होता है सर। कांट से का मतलब होता है पॉलिटिकल आंसर। हमें पॉलिटिकल सर, थ्योरी में हमेशा पॉलिटिकल चलने का, एग्जैक्टली ये साइड भी नहीं बोलने की, ये साइड भी नहीं बोलने की, बीच में लाके छोड़ देने का। कांट से है ना, डोंट से, डिपेंड, मे बी, ये सारे पॉलिटिकल आंसर होते हैं। नो मतलब सर नहीं मालूम, इतने निकल गए बाहर। हाँ, अब मुझे बताइए सर ये मेथड कौन सी हो सकती है सर? ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है, डब्ल्यूडी हो सकती है सर, मशीन रेट मेथड हो सकती है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड हो सकती है, सिंकिंग फंड हो सकती है सर, एन्युटी मेथड हो सकती है। कौन सी मेथड से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कैसे मालूम पड़ेगा सर? अगर आप इन्वेस्टर हैं, यू वांट टू मेक 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन माय कंपनी, ये जो बैलेंस शीट है सर ये रुपीज इन करोड़ से सब ऐसा मान लो रे, तो आप बताइए सर आप कैसे समझ पाएंगे मैंने कौन सी मेथड फॉलो की है? इसलिए ये इन्फॉर्मेशन कि मैंने कौन सी मेथड फॉलो की है ये यहाँ पर देना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट के अंदर वहाँ देना होता है कि दैट ऑन दिस ऑन द मस्टरी वी फॉलोड, जो भी मेथड होगी सर उसका नाम वहाँ पर दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है डिस्क्लोजर, इसी को कहा जाता है डिस्क्लोजर। आप ऐसा मत समझिए सर मैं टॉपिक से भटक गया, बिल्कुल नहीं सर, ये सारी चीज़ें ना आगे आने वाली है और इसका रेफरेंस मैं आपको वहाँ पर फिर से देने वाला हूँ। तो सभी सब कुछ हमारा कनेक्टेड चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ डिस्क्लोजर। हम लोग यहाँ पर स्टॉक लिखते ना, वी आर रिकॉर्डिंग हियर स्टॉक इन ट्रेड 3 लाख रुपए, गॉट इट। बट ऑब्वियस आपको मालूम है, मुझको मालूम है, दिस इज व्हाट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज अ लोअर, ठीक है। बताइए वाला ये 3 लाख है, ये कॉस्ट है कि एनआरवी है? लोअर है ये मालूम है, लेकिन ये कॉस्ट है कि एनआरवी है ये कहां मालूम है? फिर ये मालूम कहां से पड़ेगा सर? ये देना पड़ेगा आपको नोट्स टू अकाउंट में। अच्छा मान लीजिए सर ये कॉस्ट है, तो बताइए सर कौन सी मेथड हमने फॉलो की है? वेदर वी फॉलोड फीफो और वेदर वी फॉलोड वेटेड एवरेज मेथड और वेदर वी फॉलोड लीफो। सर वैसे लीफो तो अलाउड ही नहीं है, तो मान लीजिए सर ये कॉस्ट है, चलो सर कॉस्ट है, लेकिन अब ये बताइए सर ये फीफो है कि वेटेड एवरेज मेथड से निकला है, कैसे पता चलेगा सर? तो यही तो बात होती है सर जो कि हमको देना पड़ता है अंडर दी हेड नोट्स टू अकाउंट, जिसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्लोजर। इन चारों को मिलाकर बनता है सर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या है सर? इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। आ रही बात समझ में? सो आइए सर यहां पर फिर से। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाट हैड हैपन अंडर दिस स्टेज। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको ये पता चलता है सर व्हाट हैपेंड, मतलब अगर प्रॉफिट आया तो कितना प्रॉफिट आया है, लॉस आया तो कितना लॉस आया, पोजीशन है तो क्या पोजीशन, व्हाट हैड हैपन, ठीक है। अकाउंटेंट विल ट्राई टू इंटरप्रेट व्हाई एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन। सो इसके बेसिस पर हम फ्यूचर में अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में आगे जा रही है। Nowadays all the previous stages are performed by computer, but this is the only stage which is performed by accountant itself. सो आजकल आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तक का जो सर ये सारा काम क्या होता है, कंप्यूटर से हो जाता है। ये आपको बनाना नहीं पड़ता, मुझको करना नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सब कुछ आपका टैली करके देगा आपको, लेकिन आगे किस डायरेक्शन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन जा रही है सर ये कंप्यूटर नहीं बताएगा। ये अब तक इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप नहीं हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन से डायरेक्शन में जा रही है उसको समझ पाएगा। ये तो आपको मुझको करना पड़ेगा, यहाँ अकाउंटेंट का रोल आता है। आई होप सब कुछ क्लियर है बेटा, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट इज दैट कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग में एक पॉइंट है सर कम्युनिकेशन, जो कि हमारे ऊपर के जो डेफिनेशन में ये वर्ड उसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 1961 की डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है सर इसके अंदर जो वर्ड्स है इन्हीं वर्ड्स की तो हम चर्चा कर रहे हैं ना यहाँ पर। ये सर इसमें कहीं पर भी कम्युनिकेशन ये वर्ड नहीं है। कम्युनिकेशन मैंने अपनी ओर से डाला हुआ है कि आज की डेट में सर अकाउंटिंग जो है ना वो सिर्फ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफिकेशन या फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ तक लिमिटेड नहीं है सर। अकाउंटिंग जो है सर इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। डोंट गिव ओनली द इंफॉर्मेटिव फॉर्म बट इट शुड बी इन अ कम्युनिकेशन, ठीक है। अकाउंटिंग से आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, लोगों को आप कम्युनिकेट करते हैं, उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। सो मॉडर्न डेज में सर कम्युनिकेशन पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। So under this stage is summarize, analyze and interpreted data is ये ऐसा कंटिन्यूस है।
ये एक ही लाइन सर. Under this stage, summarized, analyzed and interpreted data is communicated to the users of accounting information. This is also called as a modern approach of accounting. Got it? So, देखिए ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशन और उसके था ये पूरा नीचे उसका पोस्टमार्टम. An art of identifying, recording, classifying, summarizing in a significant manner. अब एक बात ये मैं आपको से बता दूं सर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. इन अ सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या होता है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी आर प्रिपेयरिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. जैसे कि आपको पता है बच्चों, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, असेट साइड में लिखते वक्त हम लोग एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं नॉर्मली. वी आर राइटिंग फिक्स असेट्स, देन वी आर राइटिंग इन्वेस्टमेंट, देन वी आर राइटिंग करंट असेट्स. ठीक है, फिर जो फिक्टिशियस असेट्स होते हैं वो बिल्कुल हम एंड में लिखते हैं. लाइबिलिटी साइड में हम लोग लिखते हैं तो हम लोग पहले कैपिटल लिखते हैं, देन वी आर राइटिंग सर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, देन वी आर राइटिंग करंट लाइबिलिटीज. इट मीन्स वी आर प्रेजेंटिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. इसे कहते हैं सर प्रेजेंटिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. ठीक है, थोड़ा हम आगे चल के अगर बात करें कंपनीज के लिए, तो कंपनीज के लिए आपका अब वहाँ तो सर कंपनी के केस में सर अब तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनता ही नहीं है. हाँ सर, वहाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस ही नहीं होता है, वहाँ बनता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम. कंपनी एक्ट के अंदर शेड्यूल 3 के अंदर फॉर्मेट देके रखा हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपको आपका स्टेटमेंट ऑफ इनकम करना पड़ता है, सिमिलर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस. 2 मिनट के लिए यहाँ आपको समझ में आए इसलिए. तो यू हैव टू प्रेजेंट इन दैट सिग्निफिकेंट मैनर. अब उसको कंपनीज के लिए कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो कंपनी एक्ट के अंदर फॉर्मेट देके रखा है कि बैलेंस शीट भी किस फॉर्मेट में चाहिए. कल चल के बैंकिंग कंपनी का अगर आप देखेंगे ना प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, तो उसके अंदर उसके शेड्यूल 16 शेड्यूल्स देके रखे. उसी शेड्यूल में ही उसी सीक्वेंस में आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना होगा. प्रेजेंटिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इसे कहते हैं. कल चल के आप इंश्योरेंस कंपनी का देखेंगे तो वहां पर आपका रेवेन्यू अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है. इंश्योरेंस कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता है सर, देयर इज अ रेवेन्यू अकाउंट, देयर इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देयर इज अ बैलेंस शीट. एंड हाउ इट इज टू बी प्रेजेंटेड, इट इज गिवन बाय IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. IRDA ने उसका एक फॉर्मेट दिया सर, उसी में आपको प्रेजेंट करना है. इसी कहा जाता है प्रेजेंटिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. आई होप इट इज क्लियर. चलिए सर आगे बढ़ते हैं. नाउ द ब्रांचेस एंड सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग. ब्रांचेस एंड सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग. बेसिकली हम जो कहते हैं ना बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, व्हेन वी से बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, 11th में आप सब्जेक्ट था आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, है ना. तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी इसमें फ़र्क क्या है. तो स्टार्ट से लेके सर ट्रायल बैलेंस तक का जो पार्ट होता है ना, स्टार्टिंग से लेके ट्रायल बैलेंस तक का जो पार्ट होता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ बुक कीपिंग. और ट्रायल बैलेंस के आगे का जो पार्ट होता है, मतलब जहाँ पर हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, इन शॉर्ट व्हाट वी प्रिपेयर इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये जो पार्ट होता है सर, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ अकाउंटेंसी. गॉट इट. सो व्हाट इज दिस इज व्हाट कॉल्ड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ये जो पार्ट है सर आपका, दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब देखिए सर क्या दिया आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. व्हाट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर? ट्रायल बैलेंस की अगली स्टेप इज कॉल्ड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. It covers the preparation and interpretation of financial statement and communication to the users of account. It is a historical in nature. सर हमारा अक्खा अकाउंटिंग हिस्टोरिकल होता है. ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद हम सिर्फ अकाउंटिंग करते हैं. फ्यूचर में क्या होने वाला है सर, उसका अकाउंटिंग कभी नहीं होता है. आर गेटिंग हियर? जो भी ट्रांजैक्शन हो गया या फिर जो इवेंट हो गई सर, हम उसका सिर्फ अकाउंटिंग करते हैं. इट्स ओनली हिस्टोरिकल इन नेचर. It is historical in nature. It means that it records past information. Final step of financial accounting is a preparation of profit and loss account and balance sheet. That's it. Clear सबको? बीच बीच में जरा थंब लगाते रहिए. Now, after financial accounting, there is a cost accounting. One of the field of accounting, sir. सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग.
अब एक है सर, अभी हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर इन CA फाउंडेशन, इट इज़ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हुए भी हमें सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक अकाउंटिंग जो हम लोग 3 साल से सीख रहे सर, 11, 12 फाउंडेशन, एक अकाउंटिंग हमारा काफ़ी था ना सर, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल, सब्सिडी बुक, लेजर। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हुए भी कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों आता है सर? इसके अंदर क्या होता है? देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस है विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सम अदर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, और उसमें से एक है कॉस्ट अकाउंटिंग। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, देखिए सर, ये पेन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यहाँ पर, इस पेन की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करें बताइए? आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पेन सर, मुझे इसको बेचना है आगे। बेचने के लिए मैं क्या चाहूंगा सबसे पहले कि भाई इस पेन में लागत कितनी लगी है, मतलब इस पेन के अंदर मेरी कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है। मैं पहले कॉस्ट तो निकालूं सर, फिर उसके अंदर मैं अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा, और फिर जो आएगी मेरी सेलिंग प्राइस, एंड देन आई विल कंपेयर दी सिमिलर टाइप का पेन, भाई दूसरा कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है, फिर क्या मैं जो सेलिंग प्राइस मेरे आ रही है उसमें बेचना चाहिए और प्राइस बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए, वो बात की बात है। पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? कॉस्ट। बताइए सर, हम लोग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सर सिंपल सी बात है, ये जो पेन है, इस पेन के अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है, इसके अंदर से एक रिफिल है, एक रबर कुशन है, ऊपर का ढक्कन है सर, प्लास्टिक का है सब कुछ, ठीक है। तो ये जो पेन है सर, इस पेन के अंदर कितना मटेरियल लगा है, फिर इस पेन को बनाने के अंदर जो लेबर लगा होगा उस लेबर की कॉस्ट आएगी, बराबर है। वर्कर ने कितने घंटे काम किया होगा, इस कितने घंटे नहीं सर, कुछ जो भी समय उसने लिया होगा, तो वो जितना समय लिया होगा उस समय की लेबर कॉस्ट, और बाकी के जो खर्चे अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे मिलेगी पेन की कॉस्ट। बिल्कुल करेक्ट। अब बताइए सर, ये कॉस्ट लाए कैसे, ये कॉस्ट हम निकालें कैसे? कॉस्ट को निकालना ये मैं समझ गया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आप ये पेन के लिए जो भी मटेरियल होता है फाइनेंशियल बुक्स के अंदर, इसका जो भी रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, तो हम बुक्स में एक एंट्री पास करते हैं सर, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, या फिर बैंक अकाउंट, या फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। ये एंट्री हम लोग सिर्फ पास करते हैं, बराबर है। मुझे एक बात बताइए, साल भर में हमने 25 करोड़ का मटेरियल लिया, साल भर में 25 करोड़ का मटेरियल लिया, बताइए सर इस एक पेन में मटेरियल कितना लगा है? ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहाँ है? 25 करोड़ का मटेरियल आपने खरीदा टाइम पर, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन उस 25 करोड़ में से इस एक पेन के लिए कितना लगा, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ है आपके पास? आप कैसे बता पाएंगे कि इसके लिए मटेरियल कितना लगा? क्योंकि एक ध्यान रखिए, ये जो कंपनी है सर मॉन्टेक्स, ये सिर्फ ये एक ही तो पेन नहीं बनाती ना, कई टाइप के पेन बनाती होगी। आप ये भी तो नहीं कह सकते ना 25 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेन, क्योंकि नंबर ऑफ पेन में सर क्वांटिटी आएगी, लेकिन अलग अलग टाइप के पेन बनते होंगे। सर ये तो बॉल पेन है सर, वो जेल पेन बनाते होंगे, इंक पेन बनाते होंगे, स्केच पेन बनाते होंगे, और भी बहुत सारे बनाते होंगे। तो एक पेन के लिए कितना मटेरियल लगा, हाउ यू विल आइडेंटिफाई? कुल मिलाकर साल भर में आपने 15 करोड़ के वेजेस पेड किए इन द नेम ऑफ सैलरी और वेजेस। कितने वर्कर ने काम किया, कितने मिनट तक काम किया, उस वर्कर का कितना वेज कॉस्ट इस एक पेन के लिए सर, कैसे आइडेंटिफाई करें? साल भर में हमने एडवर्टाइजिंग पेड की सर, हमने रेंट पेड किया, हमने बैंक का इंटरेस्ट पेड किया, ट्रैवलिंग के खर्चे हमने पेड किए, वो सब खर्चे का व्हाट इज द कंपोनेंट फॉर दिस वन पेन? टेल मी सर हाउ इट इज टू बी। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें? मतलब साल भर में क्या क्या खर्चे किए ना, वो सब कुछ हमारे पास रिकॉर्डिंग पर है। कितना कुल मिलाकर ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ सर, कितना हमने सेल्स प्रमोशन स्कीम दिया, कितना हमने एडवर्टाइजमेंट किया, कितना हमारा लीगल एक्सपेंसेस हुआ, कितना हमारा स्टेशनरी का खर्चा हुआ, कितना हमारा पोस्टेज का खर्चा हुआ। अरे वो सब कुछ भी तो इस एक पेन के लिए कुछ ना कुछ तो आएगा, एक पैसा, आधा पैसा, 2 पैसा तो आएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन सर इस एक पेन के लिए कितना, ये कहाँ है? दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। My dear friends, I hope you understood the basic concept of this cost accounting। हालांकि cost accounting सर अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो कि आपको इंटरमीडिएट को फिर से मैं ही पढ़ाने वाला हूँ।
ठीक है। सो ये कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या सर, बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये ड्रॉबैक है कि हमारे पास डेटा सब कुछ है, इंफॉर्मेशन नहीं है, विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट, वन ऑफ द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग सर. It is a concern with the determination of cost of goods and services manufactured. Basically, cost of goods, goods manufactured and services provided or offered by the business. It is also historical in nature. बराबर है सर. इसकी जो भी कॉस्ट मैं ऑलरेडी इनकर कर चुका हूँ, what are the I paid for material, what if I paid for various expenses. From that expenses, what is for this one pen? It is a historical. Got it? Next, management accounting sir. मैनेजमेंट अकाउंटिंग छोड़िए सर, इसमें क्या लिखा है ये नहीं समझेगा. मेरे एक सिंपल सी बात बताइए सर, आप एक सेल्स मैनेजर हैं. आप कौन है? यू आर अ सेल्स मैनेजर. और आपके अंडर 10 सेल्समैन हैं. मैं आपसे कहता हूं कि इन 10 सेल्समैन में से किसी एक सेल्समैन को निकालना है, किसी एक को निकालना है और किसी एक को प्रमोट करना है सर, उसको प्रमोशन देना है. कैसे करेंगे सर, कौन से बेसिस पर आप करेंगे? हाउ यू विल डिसाइड दिस एज अ सेल्स मैनेजर? आपके जो 10 सेल्समैन है इनमें से एक को निकालना है और एक को आपको प्रमोट करना है. ऑन व्हाट बेसिस? चेहरा देखकर, कौन कितना स्मार्ट है ये देखकर? या फिर चिट निकालेंगे सर? 10 जनों के नाम डाल दिए भाई, अब जो उसका नाम निकलेगा ना उसको कंपनी से निकाल देंगे, अब जिसका नाम निकलेगा ना सर उसको प्रमोट किया जाएगा, उसका प्रमोशन होगा. इस तरह से होगा नहीं तो क्या है सर? मानी कहता है सर सेल्स बेसिस, नेहा कहती है परफॉर्मेंस, सुमित कहता है सर रिस्पेक्टिव वर्क, कुलकर्णी गायत्री कहती है सर परफॉर्मेंस, प्रतीक्षा कहती है हर एक का सेल्स देखेंगे, कृष्णा कहते हैं सर डेडिकेशन फॉर वर्क. कृष्णा मुझे एक बात बताओ बेटा, डेडिकेशन ऑफ वर्क की एंट्री कहां पर तुम्हारे बुक्स के अंदर लिखा हुआ कहां पर है? किसका कितना डेडिकेशन है ये कहां लिखा हुआ है? सेल्स मैनेजर कहां सबके साथ, तुम क्या सब मैनेजर सब सेल्समैन के साथ घूमते हो क्या भाई? यही तो ड्रॉबैक्स है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का. तूने बहुत अच्छा आंसर दिया कृष्णा कि भाई सर उसका डेडिकेशन कितना ये भी हम लोग देखेंगे भाई, लेकिन डेडिकेशन कहां रिकॉर्ड पर है? ए का डेडिकेशन 7,000 है, बी का डेडिकेशन 3,900 है, सी का डेडिकेशन 32,000 है, ये कहाँ हमारे पास है? दिस इज व्हाट द ड्रॉबैक ऑफ आवर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट टू बी रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. आगे आएगा ये मुद्दा फिर से. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सर इसका परफॉर्मेंस. किसका क्या परफॉर्मेंस है? सो ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस विल डिसाइड कि किसे निकालना है और किसको प्रमोट करना है. बिल्कुल करेक्ट ना? एक नंबर आंसर है सर, एकदम करेक्ट. अब मुझे बात बताइए सर, हमने साल भर में जितना सेल किया तो क्या हमारे पास सेल्समैन वाइज सेल्स हम क्रेडिट करते हैं क्या? हम जब भी सेल करते हैं ना हम लोग एंट्री क्या करते हैं? हम लोग एंट्री करते हैं सर, अगर हमने कैश में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अगर हमने कस्टमर ने हमको चेक दिया तो इट इज अ बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. और अगर हमने उधारी पर सेल किया तो इट इज अ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. मुझे बताइए सर, जब हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो क्या हम लोग ये कहीं नोट करते हैं टू सेल्समैन ए अकाउंट टू सेल्स ऑफ सेल्समैन बी अकाउंट टू सेल्स ऑफ सेल्समैन डी अकाउंट? क्या हमारे पास सेल्समैन वाइज सेल्स का अकाउंटिंग है क्या? अब बताइए मुझको, क्या सेल्समैन वाइज सेल्स का डेटा आपके पास है क्या? और अगर आपके पास सेल्समैन वाइज सेल्स का डेटा नहीं है तो बताइए भाई साहब, मैनेजर साहब, आप डिसीजन कौन से बेसिस पर लेंगे? मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है, हमारे पास अक्खा सेल्स रिकॉर्डेड है और डिसीजन लेने के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए सर, सेल्समैन वाइज सेल्स हमारे पास अगर नहीं है तो कैसे चलेगा? सेल्स कितना हुआ साल भर में है ना सर? मंथली सेल्स भी हम निकाल सकते हैं. मैं कहता हूं सर सेल्समैन वाइज सेल्स बताइए, सेल्समैन वाइज सेल्स बताइए, ये कहां है हमारे पास? और अगर ये नहीं है तो मैनेजमेंट कौन से आधार पर डिसीजन करेगी? मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ ड्रॉबैक फिर से सामने आ गया. सेल्स तो है सर लेकिन हमारे पास एम्प्लॉय वाइज नहीं है, सेल्समैन वाइज नहीं है. सो
हमें इसी डेटा में से हमको फिर से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हमें इसी सेल्स को सेल्समैन वाइज निकालना पड़ेगा और फिर जाके मैनेजमेंट के सामने रखा जाएगा। मतलब एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी आपको, सेल्समैन वाइज आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और जब सेल्स मैनेजर के सामने रखा जाएगा तो फिर उसको इजी रहेगा भाई किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस खराब है, उसके बेसिस पर वो डिसीजन ले सकता है। मतलब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए कुछ एडिशनल रिपोर्ट्स की भी जरूरत पड़ती है और वो जो रिपोर्ट्स होते हैं सर, दैट इज कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब डेबिट क्रेडिट से नहीं है। यहाँ पर एक सेल्स का रिपोर्ट होना, सेल्समैन वाइज रिपोर्ट होना, मंथ वाइज सेल्स की रिपोर्ट होना सर, ये मैनेजमेंट रिपोर्ट्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजन इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर ये भी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है एंड दिस विल अगेन एट इंटरमीडिएट लेवल पर आपको रहेगा। भंडारी सर इसको पढ़ाते हैं आपको। सो व्हाट इज गिवन देयर, सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, it relates to the use of financial and cost data for evaluation of performance and decision making. Sir, the most important here it is a decision making of business. It is a futuristic in nature. हाँ सर, जो डिसीजन लेना होता है वो हुई उस बातों को थोड़ी ना लेना होता है। भाई फ्यूचर में मुझे निकालना है तो किसको निकालना है सर, अब आने वाले समय में किसको निकालना पड़ेगा ये तो हमको डिसाइड करना है। किसको प्रमोट करना है, आज प्रमोट करूंगा तो उसका परफॉर्मेंस और बढ़ेगा, काय के लिए, फ्यूचर के लिए ना। तो जो भी डिसीजन लेना, इट इज टेकन फॉर फ्यूचर, ठीक है। इट इज मेनली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू दी मैनेजमेंट सर। तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि ये किस तरह से देना पड़ेगा, बस मैनेजमेंट ने आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पर मैनेजमेंट को डिसीजन लेते आना चाहिए, ठीक है। फॉर टेकिंग प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। इट इज मेनली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। I hope this is very clear. Then social responsibility accounting sir. Social responsibility, बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है सर। अब आप इस सोसाइटी का आप कई सारे रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं। यू आर यूजिंग सर, ये ज़मीन आप यूज़ करते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ करते हैं, रास्ते आप यूज़ करते हैं सर, पानी यूज़ करते हैं, आप हवा यूज़ करते हैं, आप पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इसका भी तो ज़रा हिसाब किताब हो जाए सर। आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो इसका भी हिसाब किताब रखिएगा। तो ये जो होता है सर, इट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। आपने समाज के लिए क्या किया सर, इसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। सो देखिए, द नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग सोशल अवेयरनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग ऑफ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स, ठीक है। इसको यहाँ तक इतना ही पढ़ के इसको छोड़ दीजिएगा। देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग सर, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, अभी कृष्णा ने कहा था सर, एम्प्लॉय का डेडिकेशन देखेंगे, सेल्समैन का डेडिकेशन देखेंगे। सर उस डेडिकेशन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मैंने पहले भी अपने डिस्कशन में कहा था कि हमारा जो एम्प्लॉय सर, डेडिकेटेड एम्प्लॉय, सिंसियर, डेडिकेटेड, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, ये हमारी बिजनेस की एसेट है। तो सर अगर बिजनेस की एसेट है तो उस एम्प्लॉय को बैलेंस शीट में लिखो ना, एसेट साइड में। एन नारायण मूर्ति इन्फोसिस के चेयरमैन हमेशा कहते हैं कि मेरी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत, हमारी जो पावर है, इट इज़ नॉट व्हाट द सॉफ्टवेयर वी डेवलप, इट इज़ नॉट द व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग प्रीमाइसेस वी हैव, इट इज़ नॉट द लैंड बैंक वी हैव, इट इज़ व्हाट द टैलेंट ऑफ आवर एम्प्लॉय। जो हमारे एम्प्लॉय है उनका जो स्किल है, वो जो स्किल है सर, उनका जो टैलेंट है, उसके बेसिस पर हमारी कंपनी चलती है। एंड दैट इज़ व्हाट माई मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ माई बिजनेस, वो हमारा सबसे बड़ा असेट है। तो बताइए सर, ये असेट ह्यूमन रिसोर्स, हमारे बिजनेस का ह्यूमन रिसोर्स सर, इसका अकाउंटिंग कैसे करते आएगा? तो इसका भी अकाउंटिंग करने का तरीका है। ये फाइनल लेवल पर है, लेकिन इसे फॉलो कोई नहीं करता है, नॉर्मली इट इज़ नॉट फॉलोड, ठीक है। उसके कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स दिए हुए हैं, हाउ इट इज़ टू बी अकाउंटेड। बट अब ये सीए फाइनल की अकाउंटिंग में से भी निकाल दिया इसको। पहले था, जब व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल, तब था, मैंने भी ऑप्शन में डाला था। एनीवे सर, सो दैट इज ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना इसके आपको, ठीक है।
It attempts to identify and quantify and report investment made in human resource. It was not accounted in financial accounting. मतलब इसकी हाँ आप ऑफ द बुक इसका अकाउंटिंग करेंगे, हाँ मतलब रेगुलर डेबिट क्रेडिट रियल नंबर में इसको हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लाएंगे, हाँ लेकिन इसका हम सेपरेट रिकॉर्डिंग इसका कर सकते हैं, ठीक है, करना नहीं है लेकिन आप लोग, ठीक है. अंडर दिस अकाउंटिंग लेबर इज ट्रीटेड एज असेट ऑफ बिजनेस. आई होप यहां तक क्लियर है आपको. नाउ द नेक्स्ट इज यूजर ऑफ अकाउंटिंग. सर एकदम मज्जानी क्वेश्चन सर. कौन कौन यूजर्स होते हैं और उनको इंफॉर्मेशन क्यों लगती है? ये तो सर कॉमन सेंस वाली बात है. वाई वन पर्सन रिक्वायर दी इंफॉर्मेशन, ठीक है. मुझे एक बात बताइए भला, आज के डेट में सिंपली मैं आपसे कहूँ, मेरे पास एक रिलायंस का लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या वो आपके काम का है? और अगर है तो क्यों है, ये बताइए मुझको. सर रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलायंस का लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास है, मैं आपको मेल कर देता हूं, आपके क्या काम में आएगा बताइए सर. आपके क्या काम में आएगा? सर एक बात बता दूं मैं आपको, सर इस वक्त तो आपके किसी काम का नहीं है, अभी तो सर पढ़ाई करने की नेसेसरी है सर, वो पढ़ने को टाइम नहीं है, अननेसेसरी कौन पढ़ेगा. गॉट इट. तो सबसे पहले सर आप अगर उससे साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हैं तो ही वो आपके काम का है, अदरवाइज आपके काम वो किसी काम का नहीं है. सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी काम की तब हो सकती है अगर आप उसके बैंक कर रहे हैं, अगर आप उसको लोन देना है, अगर आपको सच में उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो है. और वो भी इन्वेस्टमेंट जब करनी है तो सर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके 10-20 शेयर लेने से, ठीक है. सो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि आपको इन्फॉर्मेशन तब वो काम में आती है सर जब आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी कारण से आप उसके साथ में जुड़े हैं, एटलीस्ट आप उसके एम्प्लॉय हैं तो आपके काम में आ सकती है. सो लेट्स कम टू हियर. नाउ हु आर द यूजर ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाई यू रिक्वायर दैट इन्फॉर्मेशन. एकदम सिंपल है सर, बहुत ज्यादा खींचना नहीं इसको, एकदम आराम से पढ़ना है आपको. Purpose of accounting is to provide financial information to various user groups to permit informed judgment and decisions. तो बेसिकली हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं सर उसका बनाने का कारण ही ये होता है. क्या कारण होता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर ग्रुप्स. तो यूजर में भी इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, आगे देखेंगे. क्यों? सो दैट दे कैन टेक जजमेंट, to permit them informed judgment and can take decisions. Various user group may have diversified interests, either conflicting or complementary. So it is not possible to provide separately required information to all such user group. Financial statements are general purpose statements satisfying the information needs of following user group. देखिए हर किसी का इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट का रीजन अलग अलग हो सकता है. इन्वेस्टर के लिए अलग रीजन होता है सर, एम्प्लॉय के लिए अलग रीजन होता है, बैंक के लिए अलग रीजन होता है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनका अलग रीजन होता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर एक के लिए अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाए. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, हर एक ने अपने अपने हिसाब से उसके अंदर से इंफॉर्मेशन लेनी होती है. ये इसका मतलब है. ये देखिए क्या कहा, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड अस सेपरेटली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू ऑल सच यूजर ग्रुप. शेयर होल्डर के लिए अलग टाइप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक के लिए अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गवर्नमेंट के लिए अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स अ जनरल पर्पस स्टेटमेंट है. गॉट इट. अब इसके अंदर सर दो यूजर्स होते हैं, वन इज अ इंटरनल एंड वन इज अ एक्सटर्नल. सर एक इंटरनल तो एक अंदर का एक बाहर का, सिंपल सर. इंटरनल कौन? सर इंटरनल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ओनर, पार्टनर, इन शॉर्ट सर ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है. वाई दे रिक्वायर द इंफॉर्मेशन. सर अब इसको कितना घिसा पेटा हुआ है सर, वही आंसर आगे आएगा. मैनेजमेंट एज होल इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंट्स ऑफ फॉर वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस. दिस हेल्प्स देम टू मेक फर्दर मैनेजरियल डिसीजन. मैनेजमेंट फ्यूचर के डिसीजन ले सके इसलिए उनको इंफॉर्मेशन की जरूरत है. गॉट इट. देन एम्प्लॉय लेबर. एम्प्लॉय लेबर को क्यों जरूरत है?
सर जब एम्प्लॉय अपने बिजनेस की देखेगा जहाँ वो काम कर रहा है, अगर उसकी ग्रोथ हो रही है, बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, तो वो भी ये सोचता है कि भाई अगर बिजनेस की ग्रोथ हो रही है तो डेफिनेटली फ्यूचर में मेरी भी ग्रोथ होगी। अगर बिजनेस डाउन फेज में जा रहा है, अगर लॉस मेकिंग है, तो आज नहीं तो कल ये हमारी कंपनी बंद पड़ेगी, और अगर ये बंद पड़ेगी तो इससे बेटर है ये बंद पड़ने के मैं राह ना देखूँ, मैं ऑलरेडी कोई दूसरा जॉब ढूंढूँ, naukri.com पे रजिस्ट्रेशन करके रखूँ। इसके लिए हमें इस एम्प्लॉय को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है, जेट एयरवेज के बारे में आपको बता दूं, जेट एयरवेज में एम्प्लॉय बड़े कंसर्न रहते थे। आखिरी जो साल 2 साल का जो जेट एयरवेज का जो चल रहा था ना, ठीक है, इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। नरेश गोयल इन्होंने कंपनी फॉर्म की थी, एंड सम हाउ सर वो बैंड बज गया उसका पूरा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज को बड़ी चिंता रहती थी कि भाई जब ये क्वार्टर खत्म होता था तो इस क्वार्टर का रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि हर क्वार्टर के बाद रिजल्ट खराब आ रहे हैं। तो वहाँ के जितने भी उस जेट एयरवेज के जितने भी पायलट थे, जितने भी एयर होस्टेस थे, वो सारे डरे हुए थे कि यार ये न जाने ऐसा होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऐसा ज़रूर होगा कि हमारे बिजनेस की पोजीशन देखते हुए ध्यान में आ रहा है कि कंपनी बंद होने वाली है। और उसी वक्त कंपनी बंद होने की राह देखे इससे पहले कई सारे पायलट एयर होस्टेस जो वो अलग दूसरे एविएशन कंपनी के पास शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको ध्यान में आ रहा था कि क्या हो रहा है। और जो रुके रहे सर, एक दिन के अंदर 20,000 एम्प्लॉय जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए। सो एम्प्लॉय ऑल्सो नीड इंफॉर्मेशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ताकि वो अपना फ्यूचर उसके अंदर देखते हैं। ठीक है, सो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय इज डायरेक्टली रिलेटेड to growth of organization, and therefore they are interested to know the stability, continuity and growth of enterprise and its ability to provide remuneration, retirement and other benefits to enhance employment opportunity. I hope this is very clear. ठीक है, आगे सर, external users, इन्वेस्टर सो हैज टू मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। भाई जो कंपनी है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कई सारे रेशोज होते हैं सर, इस वक्त आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसको सच में इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो कंपनी का परफॉर्मेंस देखता है, वो कंपनी का परफॉर्मेंस कंपेयरिंग द कंपनीज रिजल्ट विद इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद कंपनी का जो डिविडेंड डिक्लेरेशन हिस्ट्री है वो भी देखी जाती है कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो, पी रेशो वो कितना है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये थोड़े टर्म्स आगे आएंगे आपको। ये सारी बातों को वो जजमेंट लगाता है, देखता है। उसके बाद कंपनी कौन से सेगमेंट में काम कर रही है, वो सेगमेंट कितना सैचुरेटेड है, उसमें कितनी नई अपॉर्चुनिटीज है, सो दैट ही कैन मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके लिए इन्वेस्टर को भी जरूरत होती है। सो दे प्रोवाइड रिस्क कैपिटल टू द बिजनेस, इन्वेस्टर प्रोवाइड द कैपिटल टू द बिजनेस। They need information to assess whether to buy, hold or sell their investment. Also, they are interested to know the ability of the business to survive, prosper and to pay dividend. Simple बात है सर। Okay? Lenders, the person who provide finance to the business. Now why require the information? सर तभी तो उसको समझ में आएगा भाई कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, उसमें से वो क्या उनका, अगर लेंडर ने मतलब बैंक ने अगर इनको लोन दिया तो क्या वो अपने इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट कर पाएंगे, क्या वो इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। और सबसे पहले जिनको लोन देना है, जिस कंपनी को हमको लोन देना है, क्या उसकी वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है क्या, कि मतलब उनकी उतनी औकात है क्या कि हम उसको उतना लोन दे। ये कहाँ सजेस्ट करेंगे आप? बैंक के पास आप जाइए भला और बैंक से कहिए मुझको 10 लाख का लोन दीजिएगा, तो बैंक सबसे पहले कहेंगे भाई साहब हमको 10 नहीं, आपको 1 करोड़ का लोन देंगे। आप जरा आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न लेके आइए, आपका प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट लेके आइए, पहले हमारे सामने रखिए, फिर हम देखेंगे। तो बैंक सबसे पहले आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करती है, आपकी स्ट्रेंथ चेक करती है कि आपके पास ऑलरेडी कितने लोन्स हैं, आपके एसेट पोजीशन क्या है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। उसके बेसिस पर फिर बैंक आपको लोन देना नहीं देना ये डिसाइड करती है। और इसी पर्पज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। अब ये सारी बातें इंग्लिश में आएगी आगे, और है क्या इसमें? ठीक है, कोई बच्चा कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है भाई, सारे गायब हो गए क्या? आर यू देयर? आलिया कहती नहीं सर मैं तो सुन रही हूं। वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, जितना आप कुछ सुन रहे हैं ना उसी के बेसिस पर आपको एग्जाम में लिखना है।
ठीक है। मैंने ये सब कुछ करने के बाद है ना 2-3 बार इसको जरा गो थ्रू कर लीजिएगा, पढ़ लेना, और इतना ही पढ़ना, मॉड्यूल से नहीं पढ़ना, पक्की गांठ बांध ले आज। लेंडर्स, they are interested to know whether their loan principal and interest will be paid when due. सिंपल एक लाइन में आंसर, इतना मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। मेरा सारा जो मटेरियल है ना सर, इट्स अ मॉड्यूल बेस है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिया है, जो इंपॉर्टेंट है वो वहीं पे रखा है। मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर किए जो मॉड्यूल में है, लेकिन सिंप्लीफाइड और शॉर्ट में लिए हुए हैं, ठीक है। Suppliers and other creditors, they require the information. They are also interested to know ability of the enterprise to pay their dues. That helps them to decide the credit policy for the relevant concern, rates to be charged, and so on. Then customer, sir. Customer require the information. Sir, customer require the information, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सर कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके बंद हो गई तो क्या करेंगे, ये बड़ा सोचना इंपॉर्टेंट होता है। अभी ना सबसे बड़ा खतरा था सर आइडिया के सामने, वोडाफोन आइडिया। लोग नजरें लगा के बैठे थे, इनका एक एडीआर का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, और एडीआर नहीं सर, एजीआर का, ठीक है। तो वो केस पेंडिंग था, और उसके अंदर इस कंपनी के ऊपर अराउंड बस एक छोटी सी लाइबिलिटी थी अराउंड 53,000 करोड़ की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आया, आई थिंक 29 और 24 सितंबर को कुछ तो भी आ गया, और उस डिसीजन पर ये डिसाइड होने वाला था कि एक आगे कंपनी बचेगी या रहेगी। और अगर ये कंपनी अगर गई तो सर जितने भी आइडिया के यूजर्स हैं, कस्टमर्स, उनको बड़ा दिलचस्पी इस डिसीजन में था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए भी था क्योंकि अगर डिसीजन कभी कंपनी के अगेंस्ट में गया तो कंपनी बंद ही हो जाएगी, और अगर कंपनी बंद हो गई तो सर जो कस्टमर है उसे दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास शिफ्ट होना पड़ेगा, जियो नहीं तो एयरटेल। तो यहाँ पर कस्टमर को भी आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन जरूरी हो गई। गॉट इट? सही, अगर कंपनी सर्वाइव होगी तो ही कस्टमर को पता चलेगा कि वहाँ से उसको आगे की सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो लोगों को ना बड़ा कंसर्न होता है सर। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ना, इंश्योरेंस कंपनीज के रिजल्ट के बारे में लोगों को बड़ा कंसर्न होता है। मान लीजिए कल चल के मैंने HDFC लाइफ से मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है मैंने पॉलिसी लेके रखी है, मान लीजिए सर मेरा इंश्योरेंस 2 करोड़ रुपए का है, मुझे इसको और अगले 10 साल तक इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है। मान लीजिए मैंने 10 साल तक प्रीमियम भर दिया है और उसके आगे भी मेरा इंश्योरेंस कवर चल रहा है, तो मुझे हमेशा कंसर्न रहेगा कि भाई कंपनी जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर मेरे जाने के पहले अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो सर मेरे पॉलिसी का क्या होगा फिर। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसीज। सर हम बचे ना बचे सर, कंपनी बचनी चाहिए, कंपनी बचेगी तो ही हमको हमारा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। गॉट इट? So these are the reasons why the customer is also interested in company's financial statement. Customer also concerned with the stability and profitability of the enterprise because their functioning is more or less dependent on survival of company. और सर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख के रखा था आइडिया वोडाफोन का। ओके, अगेन वाई द गवर्नमेंट रिक्वायर द इंफॉर्मेशन। सिंपल सर, ताकि गवर्नमेंट टैक्सेशन का डिसीजन ले सके, GST बढ़ाना घटाना क्या करना ये डिसीजन ले सके, ठीक है। अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली मार्केट से, तभी तो जाके हमने बहुत सारे चाइना के प्रोडक्ट्स और ऐप भी तो बैन कर दिए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन ली होगी ना। और हमारे पास आपको पता है चाइना से ना चीज़ें बड़ी सस्ती आती है, बहुत सस्ता आता है सर। वो बहुत नालायक लोग हैं, ऐसा बोल दीजिए, चाहे जो भी दीजिए, गालियाँ दीजिए, जो भी दीजिए, लेकिन चाइना से जो भी चीज़ें आती हैं सर बहुत सस्ती आती हैं। और वो चीज़ें इतनी सस्ती आ जाती है कि फिर हमारे यहाँ पर लोकल मार्केट में जो हमारा जो लोकल डीलर है वो उसके साथ में कॉम्पीट नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे पास मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है सर, प्रोडक्ट X है, ठीक है, वो अगर आप चाइना से लाते हैं तो आता है सर 50 रुपये में, और वही प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज से 80। अब बताइए सर, ये प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा 80 रुपये में, और ये प्रोडक्ट चाइना से इंडिया में आता है सर 50 में। मतलब उन्होंने मैन्युफैक्चर करके उन्होंने वहाँ की एक्सपोर्ट ड्यूटी भर दी, सब कुछ कर दिया सर, प्रॉफिट भी ऐड हो गया, फिर भी आता है इंडिया में कितने में? 50 में। अब जो बंदा सर इंडिया में 50 में लाएगा, अगर उसने इसके अंदर 20 रुपये जोड़ भी दिए
तो भी उसकी सेलिंग प्राइस हो गई 70 रुपये, और हमारा जो मैन्युफैक्चर है सर उसकी कॉस्ट है 80 रुपये। उसके बाद इसको बेचेगा तो इसके ऊपर आगे क्या लगेगा सर, आगे लगेगा GST लगेगा। फिर हमारे यहाँ तो क्या सर, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर टू रिटेलर और फिर जाके कस्टमर। तो सर ये जाते जाते सर एंड में जाते जाते सर इसकी कस्टमर के लिए प्राइस हो जाएगी 200 रुपये, और ये कितने में सर, ये 70 में आ रहा है। तो लोग तो जाएंगे सर इसके पीछे। तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, गवर्नमेंट का 2 ही ऑप्शन है सर, या तो ये जो प्रोडक्ट है इसको सस्ता करें, या तो फिर इसको महंगा कर दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट को पहले ये तो समझ में आना चाहिए ना कि ये प्रोडक्ट जो इंडिया में बनता है सर, ये 80 में बनता है, तो ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को कहाँ से मिलेगी, हवा से थोड़ी ना मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को, ये जो मैन्युफैक्चर होते हैं सर, इन्हीं से तो मिलती है, इन्हीं के फाइनेंशियल रिपोर्ट में से मिलती है, ठीक है। अब बात निकली इसलिए मैं बता दूं सर, फिर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारा प्रोडक्ट को सस्ता नहीं कर सकते हम लोग, चाइना को महंगा जरूर कर सकते हैं। तो हमारे पास है ना सर, क्या होता है ना, कस्टम्स में, कस्टम एक्ट में काउंटर वेरिंग ड्यूटी फ्रॉम द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, ऐसा एक सेपरेट सेक्शन है। भाई जो गुड्स चाइना से आते हैं उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी, काउंटर वेरिंग ड्यूटी सर, उसको एडिशनल ड्यूटी लग जाती है, एक सेक्शन है सेपरेटली। तो ये गुड्स अगर चाइना से आता है तो उसके ऊपर सर फिर उसकी क्या है, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर ज़्यादा लगा दो। तो हमारे प्रोडक्ट को सस्ता ना करो, चाइना वाले को महंगा कर दो। गॉट इट। तो ये डिसीजन लेने के लिए भी गवर्नमेंट को क्या चाहिए सर, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मिलती है। उस इंडस्ट्री से गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन मंगाती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट कैन कंट्रोल प्राइस, सप्लाई, चार्ज GST एंड अदर टैक्सेस, एंड सो दे हैव कंटिन्यू इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन। गॉट इट। आगे सर, पब्लिक को क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन, पब्लिक टू कंट्रोल प्राइसेस, चार्ज एक्साइज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंड सो दे हैव कंटिन्यू। अरे नहीं, ये तो कुछ गलत हो गया, ये पॉइंट ही गलत है बेटा। ये अगर आपके नोट्स में तो प्लीज आप इसको काट दीजिएगा, ठीक है। महन बेटा समझ में आ गया सब कुछ, क्लियर। आगे, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन्स, इसके पीछे लगा हुआ सर हैशटैग। इसका मतलब ये है लिस्ट इंपॉर्टेंट है। हैशटैग मेरे लिए इसके अंदर एज ए इंपॉर्टेंट करके मैं यूज नहीं करता हूं। ये वो पार्ट है सर जो मैंने यहां पर आपको शॉर्ट में लाके रखा है। आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा सर, इसे कोई हवा देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सर मैं इसको 2 मिनट लिए पढ़ लेता हूं, बाकी इससे रिलेटेड सर आपको एग्जाम के अंदर पिछले 25-30 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन चलिए सर, मैंने दिया है आपको तो इसको पढ़ लेते हैं। बाकी बिल्कुल फालतू वाली चीज़ है सर, ठीक है। तो अकाउंटिंग का बाकी के जो अदर डिसिप्लिन्स हैं, मतलब जो बाकी के शास्त्र है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इसके साथ में क्या संबंध है बताइए सर। अब क्या करना है इन सारी चीज़ों का हमको, बट चलिए सर अब दिया है तो पढ़ लेते चलो। वैसे मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं इसको पढ़ने की, बट खैर आपको ऐसा लगेगा सर ने ये पार्ट रख दिया, और बाद में आप कहेंगे सर आपने सब कुछ लिया लेकिन वो रिलेशन वाला नहीं लिया। तो भाई जाने दो, 5 मिनट लगेगा, मैं ले लेता हूँ। एग्जाम इसकी वैल्यू 0 है सर, 0 अंडा, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने हैशटैग लगाया है, लिस्ट इंपॉर्टेंट है, बाद में टाइम मिले आपको लगे तो पढ़ लेना, बट खैर पढ़ लेते सर। Relationship of accounting with other discipline. Accounting is closely related to several other disciplines, namely VIZ का मतलब namely होता है सर, economics, statistics, mathematics, law, etc. In many cases, the basic concept of economic, law, mathematics, etc. are applicable in accounting also. Relationship of accounting with other discipline is described below. Accounting and economics. Economics and accounting considers economic transactions only. Economic and accounting दोनों के अंदर क्या कंसिडर होता है, सिर्फ considers economic transactions only. So नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ना इकोनॉमिक्स में कंसिडर होती है ना यहाँ कंसिडर होती है। नॉन इकोनॉमिक मतलब सर जहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है, घर में आपको मम्मी खाना खिलाती है, इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप घर पे बैठे बैठे टीवी देखते हो, इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप इस वक्त बैठे बैठे मेरा लेक्चर कर रहे हो, इट्स अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको पैसे लगते हैं सर, फीस भरी है सर आपने, ठीक है।
पर्पज ऑफ बोथ इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू टेक डिसीजन। सिंपल लाइन है, ज्यादा इसको स्ट्रेच मत कीजिएगा। अकाउंटिंग borrowed many concepts like income, capital, depreciation, assets from the economics and after making suitable changes. So income की definition, assets, depreciation, this capital, all these came in account from the economics. ऐसा उन्होंने कहा है, हम इसको मान लेते हैं, बस बात खत्म। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। हाँ, study and application of statistical methods adds extra edge to the accounting data. मुझे एक बात बताइए सर, छोड़िए इसमें कुछ नहीं रखा। एंड भी दो लोग हैं सर, ठीक है। ए का प्रॉफिट 5 लाख है, बी का प्रॉफिट 1 लाख है। हुज प्रॉफिट इज अ बेटर? मेरा सवाल है आपसे सर, जो आपके मन में आए वो बताइए सर, ए और बी, हुज प्रॉफिट इज बेटर? स्वाभाविक रूप से आपके मन में जो आता है मेजॉरिटी बच्चे से, सर इट्स एज प्रॉफिट इज बेटर। अब मैं आपको ये बता दूं सर, साथ साथ में कैपिटल बता दूं। ए का जो कैपिटल लगा हुआ है सर, ये है 50 लाख रुपए, और बी का है सर 5 लाख रुपए का कैपिटल लगा हुआ है। ए का कैपिटल कितना लगा है? 50 लाख रुपए, और बी का लगा है 5 लाख रुपए। नाउ बताइए सर, किसका परफॉर्मेंस बेटर है? हुज परफॉर्मेंस इज बेटर सर? क्या अभी भी आपको लगता है सर ए का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, और डू यू थिंक इट्स बी इज बेटर परफॉर्मेंस? अब सारे बच्चे कहते हैं बी। सिंपल सी बात है सर, जब हम ये देखेंगे ना, कैपिटल के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ए इज हैविंग अ प्रॉफिट 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, whereas B is having a capital is profit is 20% on capital employed. तो हम सिर्फ एब्सोल्यूट फिगर के आधार पर हम डिसीजन ये नहीं कर सकते कि हुज परफॉर्मेंस इज बेटर। ठीक है, जब मैंने आपसे ये कहा था कि ए का 5 लाख है, बी का 1 लाख है, तो एब्सोल्यूट टर्म में आपको ध्यान में आया कि ए का परफॉर्मेंस बेटर है। लेकिन जब आप इसको किसी और के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपने अगर कैपिटल के साथ में अगर इसको कंपेयर किया, तो फिर ध्यान में आता है कि ए की जगह सर बी का परफॉर्मेंस इज मच बेटर। सर ये जो हमने यूज किया ये क्या था? अकाउंटिंग ने आपको प्रॉफिट बताया, अकाउंटिंग ने आपको कैपिटल बताया, लेकिन जब ये रेशो निकाला ना, तो ध्यान में आया कि बी का परफॉर्मेंस बेटर है। सर जो आपने रेशो निकाला, दिस इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिक्स ना सर। सर यही तो स्टैटिस्टिक्स है, यही तो स्टैटिस्टिक्स है सर। सेल्स की इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन जब सेल्समैन वाइज आप उसको डिवाइड करते हैं, फिर डेटा को आप एनालाइज करते हैं, फिर ध्यान में आता है कि हुज परफॉर्मेंस इज बेटर। तो जो आप उस डेटा को स्प्लिट करते हैं ना सर, हमारा साल भर का सेल जो है वो एम्प्लॉय वाइज आप डिवाइड करते हैं ना सर, दैट इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिक। सो दिस विल हेल्प यू इन अकाउंटिंग। आर यू गेटिंग द संबंध बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंट्स? गॉट इट? आइए सर, एक रेशियो एनालिसिस चैप्टर आपका अगर होता ना, तो यहां समझाने में और इजी जाता, क्योंकि मैं बहुत सारे रेशियोज तो मैं बता सकता हूं यहां पर, लेकिन उसका कैलकुलेट करना हमको इस वक्त नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए थोड़ा उसको इग्नोर करता हूं। स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स एड एक्स्ट्रा एज टू द अकाउंटिंग डेटा। Knowledge of statistics equips accountant to perform their functions more efficiently. For the following purpose, statistical techniques are used in accounting. कहाँ statistical techniques हमारे काम में आ जाती है सर? Statistical method are helpful in developing accounting database and interpretation. जैसे अभी हमने रेशियो निकाला सर 10%, 20%. Financial health of business enterprise can be studied with the help of financial and other ratios which are based on statistical methods. For comparison of accounting information, charts and trend line are developed. So हम सेल्स रिपोर्ट बनाते हैं सर, मंथ वाइज सेल, किस महीने में कितना सेल था, ग्राफ बनता है सर, ठीक है, वो ऊपर नीचे जाता रहेगा। तो ये कहाँ से, चार्ट कहाँ से बनता है? चार्ट बनाने की टेक्निक कहाँ से? स्टैटिस्टिक्स से ही तो आई, ठीक है। हमारा हर साल का परफॉर्मेंस, हमारा प्रॉफिट बढ़ा घटा, ये जो जिगजैग या फिर अपर ट्रेंड जो दिखता है सर, ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। आप हर दिन देखिए सर, जो ये हमारा शेयर मार्केट में
हर दिन का, हर मोमेंट का स्टैटिस्टिक्स बनता है, ग्राफ बनता है ना, शेयर की प्राइस बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। सर ये क्या है सर? दिस इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड सैम्पलिंग टेक्निक विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंटिंग. अब सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में मैं क्या बताऊँ सर? सैम्पलिंग तो आपको ऑलरेडी मैथ्स में है एंड यू बेटर नो. नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स. ये जो हम लोग परसेंटेज अभी निकाला सर, ये भी तो मैथमेटिक्स से था. ठीक है, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं सर, हम अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं. ये क्या है सर? व्हाट वी आर डूइंग? वी आर जस्ट फॉलोइंग दी मैथमेटिक्स ओनली. ठीक है. नॉलेज ऑफ अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अकाउंटिंग कंप्यूटेशन. धन्य हो सर, प्रोफेशनल लेवल पर कैलकुलेटर अलाउड है आपको, नहीं तो बैंड बज जाता. ओहो ओहो, आप क्यों गिर रहे भाई साहब? हाँ. While computing depreciation, interest, annuity, हाँ ये it's annuity. So while computing depreciation, interest, annuity, finding out investment in installment in a hire purchase, installment system, repayment of loan, etc., mathematical techniques are frequently used. ठीक है. जब भी आप कोई चीज़ हायर परचेस पे लेते हैं तो या फिर इंस्टॉलमेंट में खरीदते, उसका EMI निकालना पड़ता है ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI. तो वो कैसे निकालेंगे सर? वो भी तो आपका फॉर्मूला यूज करते हो ना, तो मैथमेटिक्स से तो यूज करते हो. In this computer era, mathematics is becoming a vital part of advanced decision model like operation research and quantitative techniques. Obviously, understanding mathematics has become a must to grasp these decision models. ठीक है. So कई सारी ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स इसके अंदर आपको याद है, आपको 12th में असाइनमेंट एक चैप्टर था, असाइनमेंट. आगे चल के बहुत सारे आएंगे सर. पर्ट CPM आएगा, देन इक्वेशंस वाला आता है सर, ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं, यूवी टेबल उसके अंदर बनाना पड़ता है. ये सब चीज़ें हैं सर आपको आगे. मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंट्स. समझ में आया ना आपको? अरे बोलो ना हाँ, अरे बोलो बोलो. यस, वेरी गुड. ज़्यादा हवा मत दीजिए इन सब चीज़ों को. ठीक है. अकाउंटिंग एंड लॉ. Transaction and events are always guided by laws of land. For example, transactions with suppliers and customers are governed by Contract Act, Sale of Goods Act, Negotiation Instrument Act, etc. ठीक है. So इस लॉ का भी तो बेस हम लेते हैं अकाउंटिंग करते वक्त. ठीक है. Business entity itself is created and controlled by law. For example, company is created and controlled by Companies Act 2013. ठीक है. So while doing accounting, we require to follow law. ठीक है. And for every business concern, so many laws are applicable. कंपनी जैसे कंपनी एक्ट है, वैसे बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है, प्लस उसको कंपनी एक्ट भी एप्लीकेबल है, प्लस उसको RBI एक्ट भी एप्लीकेबल है. ठीक है. नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट. In the present days, sir, accountant plays a key role in the management team. In present days, accountant plays a key role in the management team. Therefore, he is in a position to understand information needs of the management. This accounting system can be molded to generate information needed for the management. Accounting is a service function of management. Management accounting and cost accounting indicate linkage between management and accounting. बस एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा सर. इट्स सिंपल एंड आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन. In simple terms, sir, accounting is important for management and management is important for accounting, I can say. Is this clear? फाइन. नम्रता ने हाँ बोल दिया, सुमित ने हाँ बोल दिया सर. इट्स ओके. देन अगला सर, अगेन हैशटैग क्वेश्चन.
रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन टुडे सोसाइटी। आज के समाज में, आज के सोसाइटी में सर चार्टर्ड अकाउंटेंट का योगदान क्या है एंड हाउ हिज रोल इज इंपॉर्टेंट। सर ऐसा अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आए ना तो बगैर कुछ, अगर कुछ न जाने न देखे ना सर, फिर भी आप है ना 8-10 लाइन तो ऐसे ही लिख के आ जाए, फेंकम फाकी करेंगे आप लोग उसके अंदर। और अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आए ना और किसी बच्चे ने इसको पढ़ा भी नहीं होगा ना, 2 नंबर तो हमेशा लेके आएगा सर। इतना तो कॉमन सेंस आपको है, डेफिनेटली है, ठीक है। सो अगेन वन ऑफ द वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट क्योंकि सर मेरी ज़रूरत समाज में क्या है, आने वाले समय में सर आपकी भी क्या ज़रूरत है, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। सो रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन टुडे सोसाइटी। सो सीए क्या क्या काम करता है, उसका इंपॉर्टेंस क्यों है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो चार्टर्ड अकाउंट कैन हेल्प यू टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट, bread and butter of chartered accountant, basic service which we provide. Audit is nothing but the verification of books of accounts. जो भी client books of accounts साल भर मेंटेन करता है, जर्नल, सब्सिडी बुक, लेजर, इन सब का हर एक ट्रांजैक्शन का ऑडिट करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। गॉट इट। सभी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाएगा। बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया उसका एविडेंस है कि नहीं है वो चेक किया जाएगा। अकाउंटिंग जो किया वो प्रॉपर किया कि नहीं किया, प्रॉपर हेड को डेबिट क्रेडिट किया कि नहीं किया, ये सब कुछ चेक किया जाएगा। ये काम करने का काम होता है ऑडिट का। उसके ऊपर वो अपना ओपिनियन देता है। सो पहले ऑडिट होता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनता है, और उसके ऊपर वो अपना ओपिनियन देता है हर एक आइटम के ऊपर, व्हाट ही फील्स, एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट वो बनता है, ठीक है। तो ये ऑडिट सर्विस चार्टर्ड अकाउंट प्रोवाइड करता है। एंड इसके अंदर टाइप्स ऑफ ऑडिट होते हैं सर। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब जो कि बाय लॉ कंपलसरी होते हैं, तो आपका टर्नओवर चाहे जो भी रहे, लेकिन बाय लॉ ये ऑडिट आपको कंपलसरी होता है। जैसे कि कंपनी ऑडिट, तो जो भी कंपनी है सर उसको ऑडिट मैंडेटरी है, कंपलसरी उसका ऑडिट करना ही पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट कंपलसरी है। ट्रस्ट, ये जितने भी मंदिर मस्जिद वगैरह जो आप देखते हैं ना सर, ये किसी न किसी ट्रस्ट के अंदर आते हैं। सो उस ट्रस्ट को ऑडिट कंपलसरी है, इररेस्पेक्टिव। सर अब भगवान के पास काय का टर्नओवर रहा सर, लेकिन फिर भी हर ट्रस्ट का ऑडिट कंपलसरी है। इट्स कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। इंटरनल ऑडिट, सर इंटरनल ऑडिट मतलब क्या होता है कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम हमारे पर्पस के लिए हम अपनी ओर से ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। अब मान लीजिए सर कल्चर की हमारी एकेडमी बहुत बड़ी है, ठीक है, और सर इसका बाय लॉ भी ऑडिट होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर कंट्रोल रहे, प्रॉपर फीस जो भी आती है उसका प्रॉपर अकाउंटिंग होता है नहीं होता है, सारे फैकल्टीज के शेयर बराबर जाते हैं नहीं जाते हैं, सब कुछ प्रॉपरली होता है नहीं होता है, ये सब कुछ चेक करने के लिए मैं चाहता हूँ सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाए, एंड दैट ऑडिटर विल गिव द रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। ये हमने हमारी ओर से अपॉइंट किया, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल ऑडिट, ठीक है। देन ही ऑल्सो प्रोवाइड कंसल्टेशन ऑन टैक्सेशन सर्विस, सबमिटिंग योर रिटर्न ऑफ टैक्स। सो टैक्सेस के अंदर इनकम टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली रिटर्न्स आ गए, सब कुछ आ गया उसके अंदर। कंसल्टेशन ऑन कंपनी लॉ मैटर्स, ये भी सर्विस चार्टर्ड अकाउंट प्रोवाइड करता है। अदर सर्विसेज एंड कंसल्टेशन अबाउट मैनेजिंग असेट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस। एक्ट एज अ आर्बिट्रेटर, सर आर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थी। कई बार ऐसा होता है ना, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, तो क्या कहते हैं, एक काम कर, तेरा छोड़ मेरा छोड़, मम्मी जो कहेंगे वो फाइनल। पापा के पास जाएंगे तो डांट और पड़ेगी, इससे बेटर एक काम करते, मम्मी के पास जाएंगे, जो वो बोलेगा वो फाइनल। या फिर 2 दोस्त के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है, कुछ मनमुटाव है, और दोनों कहते हैं फिर एक काम करो, चलो फिर वो जो अपना जो कॉमन फ्रेंड है ना, वो जो बोलेगा वो फाइनल, दैट विल बी एक्सेप्टेड टू यू, टू मी ऑल्सो। कोर्ट वोट में नहीं जाने का सर, बाहर के बाहर निपटाने का। तो एक ऐसा व्यक्ति भाई जिसका हम मानते हैं, हम दोनों उसको मान के चलते हैं, तो ये आर्बिट्रेशन की भी फैसिलिटी जो होती है सर, ये भी एक बहुत बड़ी सर्विस होती है, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए ऑल्सो प्रोवाइड सेक्रेटरियल सर्विसेज। तो आजकल की बहुत सारी जो कंपनी सेक्रेटरी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत सारी सर्विसेज चार्टर्ड अकाउंटेंट भी प्रोवाइड कर सकता है। एंड वन इंपॉर्टेंट सर्विस चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड, ही कैन डू टीचिंग ऑल्सो। मैं क्या कर रहा हूँ सर इस वक्त, आपको पढ़ाई तो रहा हूँ सर, ये भी तो एक सर्विस है, इज इट।
ओके ओके ओके, सुमित ने कहा महन चांदबेट जो पढ़ रहे उतना सब ठीक है, बाकी से मिटूंगे बाबा। ओके, सो मेनी सर्विसेज, दीज आर द सर्विसेज। और अगर आपको जनरल क्वेश्चन में सर आप और 2-4 लिख पाएंगे इसके ऊपर, कौन सा डिफिकल्ट है बताइए मुझको। सर हाँ ये इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, सर इसको मैं हैशटैग नहीं लगा रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ। सर अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, सिंपल सिंपल है सर। टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जर्नल, सब्सिडी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ओनली। सो इट इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, टू असर्टेन दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब फिर से वही घुमा फिरा कर सर फाइंड आउट दी प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। असर्टेन दी, देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस मतलब यहाँ पर आया आपका प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। और ये पोजीशन में आ गया आपका असेट्स एंड लायबिलिटीज। टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू यूजर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। देन टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये आपको अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। गॉट इट? सो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल है बच्चों, every point is a very self-explanatory. Okay. Functions of accounting, sir. Accounting कहाँ काम में आता है सर? Measurement, to check the performance of business, मतलब क्या करें सर? We are measuring the performance of business. So the functions, it helps in measuring, counting of past, current and expected future performance of business. Self-explanatory है. Forecasting, अकाउंटिंग हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। आने वाले समय में एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को देखकर आने वाले समय में हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं सर, दैट वी कैन प्रेडिक्ट ऑन द बेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। डिसीजन मेकिंग, वही सर घुमा फिरा के वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं सर। अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। कंपैरिजन, सर अकाउंटिंग करेंगे तभी तो आप अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाएंगे। आपके इस साल के परफॉर्मेंस को यू कैन कंपेयर विद योर पास्ट परफॉर्मेंस। योर परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर विद द अदर्स परफॉर्मेंस ओनली व्हेन देयर इज अ अकाउंटिंग। ओके, सो इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट ऑफ बिजनेस विद अदर कॉम्पिटिटिव बिजनेस। सर आप दूसरों के साथ भी, कॉम्पिटिटर के साथ भी आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, प्लस आप अपना भी परफॉर्मेंस अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं इफ एट ऑल यू आर डूइंग अकाउंटिंग। ओके, control, accounting helps in identifying weakness and will help in controlling that weakness. Government regulations, accounting provides necessary information to the government to exercise control on the entity as well as in collection of tax revenue. I hope this is clear. simple बातें बच्चों। मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन, कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक है। और यहां आता है सर हमारा पहले पार्ट का आखिरी मुद्दा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो व्हाट इज द बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटिंग सर? अभी मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस तक का जो पार्ट है उसे कहा जाता है बुक कीपिंग, और उसके आगे का जो पार्ट होता है सर दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। Okay, so bookkeeping refers to keeping record of economic transactions systematically. Double entry system of record keeping is followed extensively all over the world. Double entry system was developed in 15th century in Italy by Fra Luca Pacioli, multi-talented mathematician and philosopher. He is called as a father of accounting. Sir, हाँ ये लाइन आपके लिए एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। Who is a father of accounting? It's a Fra Luca Pacioli from Italy. Since then this method has proved to be perfect. मतलब 15वीं सेंचुरी से बुक कीपिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग इन जर्नल, पोस्टिंग टू लेजर एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग में क्या आता है सर? नंबर 1 जर्नल, नंबर 2 लेजर एंड नंबर 3 बैलेंसिंग, मतलब जो आता है आपका ट्रायल बैलेंस। In other word, covers recording before preparation of trial balance. In fact, trial balance भी इसी का पार्ट है। Now, what is the bookkeeping and accounting का डिफरेंस देखिए सर, ये एग्जाम में आपको आ सकता है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और बहुत सिंपल है। क्या दिया सर? बुक कीपिंग, इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल, सब्सिडी बुक, लेजर, रिकॉर्डिंग तो करते सर। अकाउंटिंग, it is the process concerned with the summarizing of the recorded transaction, summarized in the form of profit and loss and balance sheet. It constitutes base for accounting. Accounting, it is considered as a language of business. Number 3, financial statement do not form part of this process. अब बराबर है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये अकाउंटिंग का पार्ट है, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। एफर्मेटिव सेंटेंस यूज किया उन्होंने। And then here financial statement are prepared in this process on the basis of those records, ट्रायल बैलेंस वाले के रिकॉर्ड, पहले के रिकॉर्ड पर। मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड्स, बराबर है सर। जर्नल, सब्सिडी बुक, लेजर से हम लोग कोई डिसीजन ले नहीं पाते। डिसीजन किसके बेसिस पर लिया जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ बनता है सर? अकाउंटिंग में आता है। दैट्स व्हाई दे सेड मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजंस विद दिस रिकॉर्ड। There is no subfield of bookkeeping. There is subfields of accounting. Subfield कौन सा था? We learned sir cost accounting. There was management accounting, social responsibility accounting, human resource accounting. ठीक है? These are the different subfields of accounting. So, yeah, there is one more point. Financial position of business cannot be ascertained थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड। और बात बिल्कुल सही है सर। अब वो क्या कर रहे हैं ना सर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फीचर्स है ना, उस फीचर को भी डिस्टिंग्विश में लेके आ रहे हैं। और जब यहाँ रिकॉर्डिंग करते हो सर, यहाँ जर्नल, सब्सिडी बुक और लेजर बनाते हो, तो यहाँ से आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन समझ ही नहीं सकती। उसके लिए क्या बनाना पड़ता है? उसके लिए बैलेंस शीट करना पड़ता है, जो कि अकाउंटिंग का पार्ट है। घुमा फिरा के कुछ तो पॉइंट लाना करके ला रहे हैं सर, बाकी कोई मतलब है नहीं है। बट खैर, आप इसको अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में आएगा तो सर कम से कम 4 मार्क आपको जरूर देके जाएगा। 6 पॉइंट दिए सर, कम से कम आपको 4 पॉइंट आपको लिखते आने चाहिए। गॉट इट? हियर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट। गॉट इट? सो विद दिस ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है सर, ये यहां पर खत्म हो जाता है। गॉट इट? और यहीं पर सर मैं आज रुकूंगा भी। ठीक है? हमारा लेक्चर लगभग 2 घंटे से चल रहा है। ठीक है? अब मैं यहाँ पे रुकूंगा, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और ध्यान रखना, कल का जो पार्ट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस कॉन्सेप्ट्स। मैंने आपको पहले बता दिया कि अदरवाइज भी अगर आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मेरे साथ में करेंगे, बाद में पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। दैट इज वेरी श्योर। विद दिस I will stop here. We'll continue tomorrow. Thank you so much. Bye-bye.